तो बाजार है बेहद अहम सपोर्ट लेवल्स के नजदीक। निफ्टी 10,700 और बैंक निफ्टी 26,000 के बेहद करीब। तो बड़ा सवाल है कि बचे हुए 1.5 घंटे में क्या इन अहम स्तरों को तोड़कर बाजार और कमजोर होगा या फिर रिकवरी और उछाल के हैं आसार। ये है बड़ा सवाल, लेंगे इसका जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से पहले एस्कॉर्ट्स के ही नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नतीजों का असर एस्कॉर्ट्स के शेयर पर दिख रहा है। फिलहाल तो तेजी बनी हुई है और एस्कॉर्ट्स का शेयर ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर आके कामकाज करते हुए दिख रहा है। कंपनी ने करीब 2 रुपए के डिविडेंड का तो ऐलान किया ही किया, प्लस एस्कॉर्ट्स के जो नंबर्स आए हैं उसमें हमने बढ़ोतरी आती दिखी। अबीटा करीब 74 करोड़ से बढ़कर अब कुछ और बेहतर आंकड़े लाता हुआ दिख रहा है। मार्जिन में भी करीब 12% तक हमको आते हुए दिखे। 7% से मार्जिन बढ़कर करीब 12% तक पहुंचे हैं। तो एस्कॉर्ट्स के नंबर जो आए उसके बदौलत यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 4-4.5 रुपए की। और एक नील जी, एक और चीज़ भी है, 112 करोड़ का जो मुनाफा है वो भी इनलाइन है मार्केट में। एक तो मार्जिन अच्छी आए, मुनाफा इनलाइन आया, इसका अबीटा ठीक आया, कुल मिला के नंबर्स ठीक है। थोड़ा चला हुआ शेयर है और दो लेकिन कल और परसों में थोड़े शॉर्ट्स बने थे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये स्टेबल हो गया। तो ये एक अच्छा काम हुआ कि जो नंबर्स हैं, जिस तरह की पोजीशंस बनी उतने खराब बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। और खासतौर से जब आप मार्जिन कह रहे हैं कि उम्मीद से बेहतर है, तो ये बेहतरीन बात है। लेकिन 7% से बढ़कर 12% हुआ है मार्जिन। बहुत ही बढ़िया कहे जाएंगे। एक और चीज जो देखनी जरूरी है वो है कि ईबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ से बढ़कर 173 करोड़, 100 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट बेहतर होकर आया है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। इस बीच पीएनबी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। सेबी ने पीएनबी को लेकर एक वार्निंग लेटर यानी कि चेतावनी वाला खत लिखा है सेबी ने पीएनबी को। उस खत में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो सब हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा यही कि आपने जो भी डिस्क्लोजर नियम होते हैं, जो एक्सचेंजेस को आपको जानकारी देनी होती है, वो शायद नियमों की अनदेखी की है। तो ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद मेरे ख्याल से किसी सरकारी बैंक को इस तरह की वार्निंग जारी हुई हो, और साथ ही भविष्य में ऐसा न करने के लिए भी चेताया है। लेकिन एल जी, अब लेटर नहीं मिलेगा तो कब लेटर मिलेगा? अब 13,000 करोड़ का घाटा बुक्स में ले आए, 16,000 करोड़ की प्रोविजनिंग रखें, आपके पास बचा नहीं, 2 दिन से शेयर टूट रहा है, एक्सपायरी वाले दिन पुल बैक नहीं आता, फिर वार्निंग लेटर अगर अभी नाम भेजा तो फिर ये तो पीएनबी है ना, सेबी की एम्प्लॉय नहीं है, नहीं तो वार्निंग नहीं, टर्मिनेशन लेटर मिलता था। सही बात है, ये बात भी सही कह रहे हैं, तो टर्मिनेशन आता। खैर, एक बार पहले जरा पूरी रूपरेखा भी देख लेते हैं आज इस कार्यक्रम में होने क्या वाला है, और उसके बाद फिर फटाफट से अहम बातों के साथ आगे बढ़ेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंबर्स भी हैं, पीएनबी की खबर भी है। 2:05 पे सबसे पहले तो इवेंट्स ही जानेंगे, आज के इवेंट कौन से हैं। उसके बाद बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, टाटा केमिकल, थर्मैक्स के नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल तैयार हो जाएगा, नंबर्स का पूरा अनुमान आपको पहले मिल जाएगा। कमोडिटीज मार्केट का चेक लेंगे 2:20 पे। खासकर कच्चे तेल में क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। $80 के आसपास आ चुका है और 2:30 बजे से पूरा एक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे बात, यानी कि अनिल सिंघवी की रणनीति होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर। आज वीकली एक्सपायरी है, अभी तक पोल गलत तो नहीं हो रहा है साबित, आपके सामने चल रहा है। उम्मीद है कि लास्ट के घंटे में जो एक्शन होगा वो आपके फायदे का ही होगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा BTSTT नया अध्याय जो जुड़ा है वो आपके सामने होगा, 2:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। और 2:45 पे कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि असर डालेंगे वो आपके सामने रखेंगे। अरे ये शेयर में क्या हुआ कर। लेकिन इस वक्त बाजार की बड़ी बातें आपको बता दें क्या कुछ हो रहा है बाजार में। 75 अंकों के दायरे में बाजार ने किया है कारोबार, जहां खुला वहीं पर टॉप बनाया, वहां से धीमे धीमे सरकता हुआ, लेकिन जो अपनी ट्रेडिंग रेंज है उसके निचले स्तरों पर 10,700 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ दिखा है। अब भी वो अहम लेवल जो कल के लोज हैं टूटे नहीं है, ये कहना होगा। सरकारी बैंक हल्का सा खरीदारी का माहौल बनाए निचले स्तरों से, लेकिन दम नहीं है। और सीमित दायरे में बैंक निफ्टी भी कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है, क्योंकि अब 0.5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 26,000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश। छोटे और मझोले शेयरों में कल भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली थी, और इंटरेस्टिंग बात है आज भी ये इतने कमजोर है नहीं। और खासतौर से अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में जो अच्छी मजबूती बनी और कर्ज में डूबी हुई जो कंपनियां हैं वहां खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। तो कमजोर क्वालिटी के शेयर मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं इस कमजोर बाजार में। फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस शेयर यहां पर खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन मेटल्स ये पिट रहे हैं। साफ तौर पर टाटा स्टील के नतीजों के बाद जो टाटा स्टील की धुलाई हुई है वो पूरे सेक्टर को खराब कर रही है इस वक्त। ठीक है, तो ये हुआ पूरे का पूरे मार्केट का हाल। अब इवेंट्स के साथ शुरुआत करते हैं, और दीपाली से पहले ये समझ लेते हैं कल के इवेंट कौन से जिस पे हमको ध्यान रखना है। बताएं दीपाली, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे हमको ध्यान रखें? थैंक यू डिम्पी। पहले तो कर्नाटक से जुड़ी अपडेट्स पर ही नजर रहेगी। बीजेपी को 15 दिन में बहुमत साबित करना है और इसी मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है।
तो ये एक अहम मुद्दा रहेगा जिस पर नजर रहेगी बाजार की। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से भी F&O से जुड़ी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे और निफ्टी से जुड़ी कंपनी बजाज ऑटो भी नतीजे पेश करेगी। हालांकि दमदार बिक्री के दम पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है बजाज ऑटो से। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज, अशोक लेलैंड, मनप्पुरम फाइनेंस और टाटा केमिकल्स, ये कुछ और चुनिंदा शेयर्स है जो कि एक्शन में रहेंगे अर्निंग्स के हिसाब से। तो मोटा मोटी अर्निंग्स पर ही फोकस कल के सत्र में रहने वाला है। ओके और इस बीच सबसे पहले आपको बता दें नतीजे जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं वो है बजाज फाइनेंस के दमदार रिजल्ट दिख रहे हैं। 720 करोड़ का मुनाफा आया है, 650 करोड़ का अनुमान था उसके सामने। सबसे पहले आप नतीजे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। आपको अभी किसी भी चैनल पे ये नतीजे नहीं मिलेंगे। हमारी टिकट टीम और हमारी रिसर्च टीम बेहद फास्ट और वो इस वक्त नतीजे तुरंत आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हुए दिख रही है। तो पहला आंकड़ा बजाज फाइनेंस के नतीजों का आता हुआ दिख रहा है 720 करोड़ का। ये आंकड़ा उम्मीद से बेहतर नतीजे और बंसल जी तो लगातार कही रहते हैं 1900 के नीचे के लेवल से कि बजाज फाइनेंस में खरीदारी में है समझदारी और स्टॉक में देखिए तेजी भी बनती हुई दिखी। पिछले 1-2 सेशन में धीमे धीमे ऊपर आया है और अब इन नतीजों के बाद देखेंगे। हमारे पास नतीजों के बाद का विश्लेषण करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट रही है कुणाल जी। कुणाल जी चार्ट तैयार रखिए, तब तक मैं बता दूं आय आई है 3750 करोड़ की। ये है बजाज फाइनेंस। अब मुझे बजाज फाइनेंस में थोड़े एनपीए वाला मामला भी देखना है कि एसेट क्वालिटी कैसी, क्योंकि आजकल तो अब एनबीएफसी में भी डिम्पी ये देखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आजकल एनबीएफसी में फैशन सा ही हो गया, ये देखना पड़ेगा। एक बार पहले फटाफट से आप कुणाल जी से चार्ट चेक करवा लें कि इसके अंदर हो क्या रहा है, हो क्या सकता है। कुणाल जी एक बार जरा देखिए बजाज फाइनेंस। देखिए मुझे लगता है डिम्पी 1900 के नीचे नहीं जाएगा। 1900 के नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है क्योंकि सेल-ऑन न्यूज वाली यहाँ पर स्थिति बनेगी। पहले चल चुका है क्योंकि पहले चल चुका है, तो मुझे लगता है कि 1900 तक एक बार डिप इसमें आ सकता है। तो अभी और 1940 का स्टॉप लॉस जिनकी तेजी की पोजीशन है वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा है? तेजी की पोजीशन है 1900 का स्टॉप लॉस। 1900 का स्टॉप लॉस 1915 ये फ्यूचर के लेवल है, 1916 चल रहा है। 1900 फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर दिखा दीजिएगा, ठीक है। 1900 का स्टॉप लॉस है। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस के नतीजे। सबसे पहले बंसल जी आपकी राय में जिन लोगों ने पैसा बनाया है, जिन्होंने सुनकर 1880 से आपने कहा था, राइट? बिल्कुल अनिल जी। तो अब क्या करना है? 1940 1944 के टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। अनिल जी जिसने बुक करा है प्रॉफिट ऊपर स्तरों पर मेरा ऐसा मानना है री एंट्री करनी चाहिए। और जैसे अभी इन्हीं लेवल्स पर अनिल जी 1920-22 चल रहा है अभी कैश के अंदर। 1900 एक अच्छा स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है एक रैली दोबारा से देखने को मिलेगी। जो वोलेटिलिटी थी रिजल्ट के बाद की वो ऊपर नीचे हो लिया है, नीचे में 1900 एक अच्छा बेस है, वहां का स्टॉप लॉस लगा के एक नई पोजीशन ली जा सकती है। चलिए बढ़िया। तो कुणाल कह रहे हैं कि 1900 के नीचे जाएगा नहीं और बंसल जी ज्यादा बुलिश है अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए कि अभी और खरीद लीजिए। चलिए यहाँ से तेजी और बन सकती है। बेहतरीन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस बीच सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमी से भी एक बार राय लें। सिमी एक बार आप बताएंगे बजाज फाइनेंस के नंबर्स पे आपका क्या रीडिंग है? डिम्पी मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई इंट्राडे का चार्ट भी देख रहा है तो भी मुझे लगता है कि 1900 से 1890 का रेंज काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। और जब तक ये सपोर्ट होल्ड करेगा तब तक डे हाई को टेस्ट करने का पूरा कोशिश करेगा। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा फॉर्मेशन बनाया है डेली चार्ट में, लग रहा है कि एक नया हाई करंट लेवल से भी बन सकता है। इसलिए मैं इसमें बुलिश हूँ और बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन करूंगी। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पे राय है बुलिश। अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा आया नहीं, बस क्रॉस एनपी और नेट एनपी के। हाँ बताइए। क्रॉस एनपी आया है 1.48%, अभी कंपैरिजन में आपके सामने रख दूंगा। और नेट एनपी जो है 0.38% है। तो ग्रॉस नेट एनपी ग्रॉस तो 1.5% से नीचे, नेट एनपी आधा परसेंट। 0.38% नेट तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रोस कितना है? हाँ 1.48 है। 1.48। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि ग्रोस लेवल पर क्या कहीं कोई एसेट क्वालिटी में कमजोरी के संकेत हैं। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। जरा फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि इस समय की मार्केट की ट्रेंड। अच्छा एक ना आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी पे भी एक बार आपका व्यू लेंगे। लेकिन आगे पहले पूजा से कुछ ट्रेड समझ लेते हैं, माफी है कुछ नंबर समझ लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स अभी आ रहे हैं। नतीजे बताने के लिए पूजा है। पूजा बताएं बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड के नंबर्स क्या है? बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड दोनों से ही अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, क्योंकि बजाज ऑटो भी हमने देखा था कि शानदार वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी बजाज ऑटो की बिक्री में, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा। और आय में हमारा अनुमान है कि 37% की ग्रोथ इस क्वार्टर देखने को मिल सकती है। मुनाफे में भी शानदार 28% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। इसके अलावा जो बीच में नियम चेंज हुए थे उसके चलते प्राइस हाइक से भी आय में बढ़त होगी। तो बजाज ऑटो के नंबर्स तो अच्छे हैं। अशोक लेलैंड के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर नंबर्स
नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल ये हुआ था कि हिंदुजा फाउंड्रीज के अधिग्रहण के बाद कंपनी को एक मुश्त मुनाफा हुआ था टैक्स क्रेडिट के चलते, तो इसलिए नंबर साल दर साल तो कंपेरेबल नहीं, लेकिन अगर एडजस्टेड भी नंबर देखें तो कंपनी मुनाफे में ही रहेगी। मार्जिन्स में भी अच्छी बढ़त देखने का अनुमान है, और रेवेन्यू की बात करें तो 34% की बढ़त देखने की उम्मीद हम कर रहे हैं इस बार आय के फ्रंट पर। तो और कंपनी ने इस बार डिस्काउंट्स भी कम दिए हैं, प्राइस हाई की है, उसका भी फायदा मिलेगा, और तो अशोक लेलैंड से भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। ओके, तो अशोक लेलैंड से आएंगे बेहतरीन नंबर्स, और बजाज ऑटो के भी नंबर्स देखने होंगे इंटरेस्टिंग कि टीवीएस के बाद इनका हाल क्या होता है, क्योंकि टीवीएस में जो मार्जिन्स पर मार पड़ी है, मार्जिन्स पर मार टीवीएस की अपनी है समस्या या इंडस्ट्री की समस्या है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अरे बाप, टीवीएस तो सुधर ही नहीं रहा, 3.5% नीचे गिरे जा रहा है। चलिए बढ़िया है। अच्छा, आप जिस मार्जिन्स के कंपैरिजन की फिगर कर रहे थे, अब वो 1.48 ग्रॉस एनपी वो 1.67 से घटकर 1.48 हुआ है। एक तो पहला ये है, और दूसरा जो नेट एनपीएस था वो 0.53 से घटकर 0.38 है, यानी कि दोनों ही कम हुए हैं। ग्रॉस एनपी भी कम हुआ है, नेट एनपी भी कम हुआ है। तो फिर बंसल जी का और खरीदारी का इरादा एकदम परफेक्ट साबित हुआ। 1943 हो गया। बंसल जी बता रहे थे 20-22 पे 25 रुपए गेन इसी समय, और जो 1900 वाला लेवल है, 1904 का झटके वाला जो लोग है ना, जिसको हम झटके वाला लोग कहते हैं, एकदम से नीचे आया, 1904 का बनाया, वापस 1940 हो गया। अनिल जी, अभी डिम्पी जी ने पूरा मेहनत से देखा नहीं है, जो एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में वॉल्यूम जो 1910 से जो ऊपर गया है ना, तो वहां पे वॉल्यूम देखने वाला है। तो सर एक चीज मुझे बताइए, 2 दिन पहले मैंने इसलिए सिर्फ बिना प्राइस एक्शन के मैंने पूछा था आपको कि रिजल्ट के पहले का वॉल्यूम एक्शन जो मुझे दिख रहा है, ये स्टॉक भागने को तैयार है। मेरे ख्याल से ये सोमवार की बात थी, शायद सोमवार या मंगलवार की मेरे ख्याल से। तो यही है, रिजल्ट के पहले के एक्शन पकड़ने में बड़ा मजा आता है। मुझे लगता है ये रिजल्ट सीजन चलते रहना चाहिए है ना, बिना टाइम दे रहा, हर रोज किसी किसी कंपनी के रिजल्ट आते रहे तो बढ़िया मौके दिखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, वो सब समझ में आए। ओके, चलिए, तो एसेट क्वालिटी सुधर रही है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बहुत बेहतरीन हुई, 1680 करोड़ से बढ़कर 2365 करोड़। क्या चाहिए इससे बढ़िया? और जो कहते हैं ना कि डीमर्जर होना चाहिए ग्रुप का, फैमिली बिजनेसेस का, वो ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें एक कंपनी डीमर्ज होकर 3 कंपनियों में बने और तीनों ही निफ्टी में हो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, और क्या मतलब कमाल है मैनेजमेंट। आप देखिए, चाहे वो संजीव बजाज हो या राजीव बजाज हो, गजब कंपनी चलाते हैं। और जब ये डीमर्जर हुआ, मुझे याद था बंसल जी कि उस समय ना लोग ये कहते हैं कि ये क्या फाइनेंस वगैरह, ये कोई इन बिजनेस में दम है क्या, फिनसर वगैरह ये सब क्या होने वाला है, तब किसी ने सोचा नहीं। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने ग्रो किया है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। निफ्टी में आना 3 कंपनियां एक ही ग्रुप की, मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है। चलिए, बजाज ऑटो जो कल नतीजे पेश करेगा उस पर भी एक राय लें, जरा देखिए चार्ट सिमी और बताइए बजाज ऑटो पर क्या राय है आपकी नतीजों के पहले, कोई ट्रेड? अनिल जी, चार्ट में उतना दम नहीं है, और मुझे लगता है कि मार्केट आज का मार्केट का अंडरटोन भी खराब है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं कर रही हूँ। रिजल्ट्स आने के बाद अगर कोई रिकवरी देखने को मिलता है तो बेहतर है, पर चार्ट बहुत ही वीक है, और इस जैसा चार्ट में कोई बाई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकती। रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छा आ जाएगा तो शायद ऊपर जाएगा, पर चार्ट वीक है, कुछ नहीं करना है। रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट लॉन्ग साइड पर नहीं लेना चाहिए। और एक जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि 10 साल पहले जब ये डीमर्जर किया गया था, तो राहुल बजाज साहब, जो संजीव जी और राजीव जी दोनों के फादर हैं, जिन्होंने बजाज ऑटो शुरू की थी, उनका ये कहना था कि देखिएगा आप, मैं ये बजाज को राजीव से बड़ा, हाँ, उनसे बड़ा कर दूंगा, उनसे बड़ा बिजनेस हो जाएगा, और वो हुआ है। मतलब इसका मतलब ये कि वो 2 व्हीलर बनाते बनाते उनको ये समझ थी देश की इकोनॉमी की किस तरह से कंजम्पशन पैटर्न बनेगा, किस तरह से एनबीएफसीज की रिक्वायरमेंट। आज हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप छोटी जगहों में जाएं, कॉलेज में जाएं, कहीं जाएं, बच्चों को मोबाइल खरीदने, वो सब फाइनेंस नहीं। अनिल जी, आप छोटे शहरों में क्यों, जो मेरे कपड़े प्रेस करता है, वो अब उसने स्कूटर लिया था फाइनेंस करा के, तो बजाज फाइनेंस से लिया था, बिकॉज वो अभी डीमोनेटाइजेशन से पहले का फाइनेंस था, तो वो लोग कैश में पेमेंट करते थे, बैंक से काफी दिक्कत होती है, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा रहता है, रिस्क, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है, तो रिस्क भी ज्यादा होता है। करेक्ट। बट इनका जो ये कस्टमर ढूंढते हैं, इनका जो क्लाइंटेल है, वो मुझे तो सेफ लगता है। चलो बढ़िया है। इस बीच हमने एक और काम किया है कि इसका जरा प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। अगर आपने इस सौदे में पोजीशन बनाई है तो 500 का लॉट है, और इसका करीब करीब गेन आपको 30,000 रुपये बन चुका है, क्योंकि अगर 1900 नहीं टूटा, 1910 पे आए, 15 पे आए, 20 पे आए, 60 पे भी अभी आप काट रहे हैं, तो अनिल जी करीब 30,000 रुपया हो गया। ये 500 का लॉट साइज का है, तो आपको 3 ही मिनट के अंदर 30,000 रुपये मिल जाए, इससे बेहतर और जगह क्या होगी।
अच्छा एनालिसिस आपके सामने मिल रहा है। खैर, बजाज ऑटो के नंबर है। रजत भी इस बीच में जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि टाटा केमिकल के नंबर कैसे आ रहे हैं। रजत बताएंगे जरा टाटा केमिकल के नंबर कैसे हैं? जी बिल्कुल, अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखें तो नंबर ठीक नजर आएंगे आपको। 3% की बढ़त हम देख रहे हैं रेवेन्यू में, 3020 करोड़ ये आंकड़ा कंपनी पेश करेगी और ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी 23% का इजाफा देखने को मिल सकता है। ये इसलिए है क्योंकि सोडा ऐश की कीमतें बढ़ी हैं, उसका सीधा इंपैक्ट आएगा। और इनफैक्ट उन्होंने जो अपना फर्टिलाइजर कारोबार है, जो घाटे वाला फर्टिलाइजर कारोबार है, उसको भी बेच दिया, तो उसका भी असर इस बार ठीक देखने को मिलेगा और ऑपरेटिंग आधार पर उसके चलते कुछ बेनिफिट यानी कि कुछ फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसमें मुनाफे की फिगर देखें तो उसमें मात्र 1.5% के आसपास की ही बढ़त देखने को मिलेगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 252 करोड़ का आंकड़ा जो है वो कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो एबिटा फ्रंट पे कंपनी के नतीजे ठीक रह सकते हैं, लेकिन मुनाफे की फिगर मात्र 1.5% बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, 1.5% के आसपास का मुनाफा टाटा केमिकल्स का बढ़ के आ सकता है। सिमी, एक बार जरा चार्ट देखिए टाटा केमिकल्स के, ठीक लग रहा है आपको? नंबर्स में कुछ बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों कुछ नहीं दिख रहा अभी तो। डिम्पी, टाटा केमिकल्स ओवरऑल जो चार्ट है वो चार्ट अगर देखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दम नहीं लग रहा है और ये सपोर्ट 730 के आसपास है। किसी भी हाल से ये स्टॉक 730 का लेवल होल्ड तो कर रहा है, ये देखने में मज़ा आ रहा है। पर अगर 755 का लेवल क्रॉस करके निकल गया अगले रिजल्ट्स के बाद तो शायद इसमें अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। 730 ऑन द डाउन साइड और ऊपर में 755, ये दोनों रेंज के बीच में ये स्टॉक का रेंज बाउंड है। 755 के ऊपर मैं बाई कॉल दे सकती हूँ इसमें। ओके, और इस बीच गुजरात पीपावाव के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स देख लीजिए। मुनाफा आया है लगभग 48 करोड़ का 62 करोड़ का अनुमान था, तो उम्मीद से कम आया है मुनाफा। आय भी 182 करोड़ के अनुमान के मुकाबले में 165 करोड़ आई और स्टॉक 2.5% कमजोर है, तो सही है। दोनों ही आय और मुनाफा अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने है वो है उम्मीद से थोड़े नीचे, कमजोर। देखिए कुणाल जी, गुजरात पीपावाव जिन किसी के पास है कहीं स्टॉप लॉस लगाना है क्या, पोजीशन है या फिर ऑलरेडी? देखिए बहुत ही कमजोर स्ट्रक्चर है अनिल जी, लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म करता आया है। इसमें 130 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो अगर गिरा तो 130 तक गिर जाएगा। 130 पर एक बड़ा सपोर्ट है और मुझे लगता है कि भाई जिनके पास पोजीशन है उनको उछाल में निकलने की सोचना चाहिए। तो अगर ये 150 दोबारा दिखाता है किसी तेजी में तो निकले, मौजूदा स्तरों पर 130 का स्टॉप लॉस तो जरूर लगाएं। ठीक है, नंबर्स का एक्शन आपके सामने। लेकिन अनिल जी, आज का सबसे इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं ना कि बदलाव दिख रहा है कम से कम इंट्राडे पे, वो दिख रहा है एडीएजी के शेयरों पे। गजब। रिलायंस कम्युनिकेशन, निवेल, आप कुछ भी देख लीजिए, किसी में भी परसेंटेज आपको 20-30% से कम नहीं, 44% ऊपर इस समय रिलायंस कम्युनिकेशन है और ये 15 रुपये। एरिक्सन के साथ जो इनकी बातचीत चल रही है और ये खबर मार्केट में रही और उसका असर सीधा सीधा इसके शेयर पे देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग है, खाली इतनी सी खबर के ऊपर स्टॉक चल जाना चाहिए, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। फंसे हुए लोगों के लिए सवाल है कि जिसके पास आर्को में, अच्छा मजे की बात आज ही बैन में आया है, देखो इतनी बड़ी खबर के एक दिन पहले बैन में भी आ गया, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये नोटिस करने वाली बात है ना। तो कुणाल जी, जो अटके हुए लोग हैं, क्या दो फॉर्मूला है, एक तो ये कि जिसका जब भाव आता जाए निकलते जाए, और दूसरा ये कि आप बता दें कि इस लेवल तक ऊपर जाएगा, जैसा आपने ठीक वो बताया था कि भाई पहले 180 जाएगा पीसी जो है, जब 95 रुपए था तब आपने बोला 180 जाएगा। मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा था, आपसे बार बार पूछा था, बराबर तो बोल रहे हो। फिर आपके बाद उस 180 के बाद आपने बोला नहीं अभी मत बेचो, 240 जाएगा तब बेचेगा, 240 से घूम गया। अभी ऐसा ही कुछ बढ़िया फॉर्मूला इसके लिए भी दे दीजिए। देखिए इसमें जो चाल आनी थी ना अनिल जी, वो आ गई है। जैसे जब आपने पूछा था पीसी ज्वेलर्स के बारे में, उस समय उसका भाव 115 तक के आसपास चल रहा था। इसमें हमने आज ही 50-40% की 42% की तेजी देख ली है, तो इसमें अब बहुत बड़ी गुंजाइश है नीचे जाने की। मुझे लगता है 16.5 का भाव है, जहां पर कि ऑप्टिमम लेवल प्रॉफिट बुकिंग का जो इसका लक्ष्य होना चाहिए, जिनके पास आज की पोजीशन है वो 16.5 के आसपास इससे एग्जिट कर जाएं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी बनेगी। ठीक है, 16.5 एक बार निकलने का भाव होगा। जिनको भी यहाँ पे निकलना है ना, एक बार आप निकल आइएगा 16.5 पे। ये मत देखिए कि आज चला, ऐसा ना करें कि अभी कुछ स्टॉप लॉस है। हाँ, ट्रेल करिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 14 का स्टॉप लॉस रखना। 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन उससे छोटा स्टॉप लॉस रख नहीं सकते गिवन इट्स वॉलेटिलिटी। 45% बड़े हुए स्टॉक में 7% का स्टॉप लॉस तो आएगी, बराबर। तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड करिए। मुझे परसेंटेज में कितना अच्छा लगता है, 44%, 45% बढ़ा हुआ। कई बार ऐसे शेयर को लगता है कि हाँ अच्छा है, सर्किट नहीं होता है। 45 रुपये बढ़ जाए ना तो काफी लोगों का कल्याण हो जाए। ये जितने परसेंट बढ़ा उतना रुपए बढ़ जाए ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोग जो फंसे ना वो 45 से 50 की रेंज में फंसे हुए इसमें। बिल्कुल वहीं से डिस्ट्रीब्यूट के उस समय ये सब डील का चक्कर ये सब चल रहा था,
वो सब ये बातें चल रही थी कि आरकॉम रिलायंस का मर्जर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो 50 खबरें चल रही थी, उस समय लोग काफ़ी लेकर बैठे हुए थे। चलिए इक्विटी मार्केट में तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फटाफट कमोडिटी मार्केट का भी रुख कर लेते हैं, जहाँ पर एक्शन तो भरपूर है। मृत्युंजय हमारे साथ है, बताइए मृत्युंजय। अनिल जी, गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ रही है और कल ही हमने 5 बड़े जानकारों से बात की थी गोल्ड की कीमतों को लेकर, और सभी जानकारों ने ये कहा था कि गोल्ड की कीमतें यहाँ से कम होने वाली हैं। और जब कल हमने ये खबर दिखाई तब से अब तक गोल्ड में करीब करीब 200 रुपये की गिरावट आ चुकी है। 30,100 के आसपास था भाव कल, और आज बाजार 30,900 के आसपास पहुंच चुका है। और इस महीने के अंत तक करीब करीब 700 रुपये तक की गिरावट की संभावना जताई गई है। बाजार उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के MD, इस पर बातचीत करने के लिए। अजय, स्वागत है आपका। मार्केट लगातार दबाव में है गोल्ड का और आगे भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, लेकिन आज अगर कारोबार करना हो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास, तो क्या आज के लिए भी बिकवाली की ही सलाह है आपकी गोल्ड में? गुड आफ्टरनून मितुल जी। डेफिनेटली जो फंडामेंटल्स है काफी वीक है। इंटरनेशनल में हमने $1300 का जो अहम सपोर्ट था वो तोड़ चुके हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नीचे में करीबन 1270 तक का लेवल डॉलर टर्म्स में दिखा देगा। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो रुपए की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। बट इन ऑल मुझे लगता है 31-50 का जो रेंज है वो काफी अच्छा है, यहाँ पे बीच के चलिए। इंटरडे के लिहाज से 30-800 का टारगेट रहेगा, बट ओवरऑल 30-500-550 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 31,000 का लेवल अगर दिखता है आज के कारोबार में, यानी यहाँ से करीब करीब 100 रुपए ऊपर का भाव दिखे तो आप शॉर्ट करिए, बेचिए, आपको 30,800 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सिल्वर को लेकर भी आपकी यही राय है, या फिर यहाँ पर आपको लगता है कि गोल्ड के मुकाबले कुछ अलग चाल दिख सकती है? गोल्ड के मुकाबले मुझे लगता है सिल्वर में थोड़ा बाउंस जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस दिन से हमने गोल्ड में $1300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखा था, चांदी में $16 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट जरूर रहेगी जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है। बट इन ऑल मुझे लगता है जो पहले हमने 37 के भाव देखे थे वो वापस नहीं दिखेंगे। 39-200 के लेवल जा रहे हैं। इंटरडे में मुझे लगता है थोड़ा बाउंस के लिए वेट कीजिए, 40,000 के लेवल पे बेच के चलिए, 39,700-750 तक का लेवल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्रूड का मार्केट एक बार फिर से उबल रहा है और $80 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड का भाव। लग तो ये रहा है कि आज के सत्र में ही बाजार 80 के लेवल को टच कर लेगा, और MCX पर भी कीमतें सपोर्ट कर रहा है उसको। करीब करीब 38 रुपये ऊपर है MCX पर कच्चे तेल का भाव। क्या करना चाहिए अजय क्रूड में? मुझे लगता है क्रूड में ना गौरी सपोर्ट है डोमेस्टिक मार्केट में, 100 रुपए की गिरावट है और साथ में इंटरनेशनल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली की भी जो अपडेट आई है वो भी पॉजिटिव दिखा रहा है। खाली जो कंसर्न है वो यूएस में प्रोडक्शन है। तो इन ऑल मुझे लगता है जब तक WTI 70 का लेवल नहीं तोड़ता है ऊपर रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे बाय करके चलिए 4,900 के टारगेट के लिए। चलिए शुक्रिया अजय केडिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। लेकिन नजर रहेगी आज दिन भर कच्चे तेल के ऊपर अनिल जी, क्योंकि $79 के स्तर को भी क्रूड अब पार कर चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव, और जल्द ही आपको $80 का लेवल भी दिखा सकता है। डरा रहे हैं आप? डरा नहीं, सूचित कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। आप खाली सूचित कर रहे हैं, हम डर रहे हैं। आपकी सूचना में ही डर रहे हैं, हमारे धमकी लग रही है, धमकी जी लग रही है कि पार जल्दी हो 80 आ जाएगा जी, आप ध्यान रखो। हाँ, थोड़ा कम करो सर, मतलब कितना क्रूड कितना बढ़ाएंगे मृत्युंजय, थोड़ा कम कर लीजिए। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि $90 भी जाएगा 2020 में। अच्छा, ये 90 कब का है? ये 2020 का। लेकिन कहा कब? आज रिपोर्ट आई है। जब $65 था तब तो नहीं बोले। ऐसे ही है, जब दाम बढ़ते हैं तो टारगेट बढ़ा दिया जाता है। मुझे याद है कि जब क्रूड ऑल टाइम हाई पे था 147 पर, तब गोल्डमैन ने कहा था कि $200 तक भाव चला जाएगा। तो उसके बाद भाव 30 पे आ गया था। आपके कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट भी हमारे इक्विटी जैसे ही है। जब 80 हुआ तो बोले 90 होगा, 100 होगा, 65 होता तो बोलते 55 होगा। तो सेम, ठीक है, सारे सब जगह एक्सपर्ट्स एक जैसे होते हैं। अच्छी बात जो दिख रही है बाजार में वो ये कि अहम लेवल के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आखिरी 1 घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं, तब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि आपके लिए मौके कहाँ बनेंगे। और 2:30 बजे के बाद तो आपको इंतजार ही रहता है BTSTT का। बिल्कुल, बाय टुडे, सेल टुडे और टुमारो। और कल की अगर याद दिला दूं तो इस वक्त तैयार कर लीजिए सील। हमारे प्रोड्यूसर पुलक जरा तैयार कीजिए, सील साइन डिलीवर्ड। बंसल जी का एक टारगेट हो चुका है हिट। बंसल जी बताइए। IDBI बैंक जिसमें कल एक टारगेट दिया था 63 का, वो टारगेट अनिल जी अचीव हुआ है। IDBI बैंक कल का शॉर्ट था, नहीं सॉरी लॉन्ग। अरे हाँ, लॉन्ग में टारगेट। कल तो हम आश्चर्य, वाह, इंतजार बहुत करवाया आपको इसने।
नहीं, अनिल जी, लेकिन दिन के बाद target- सेकंड हाफ में आया। नहीं, बहुत पहले अचीव हो गया था एक्चुअली, ये शो शुरू होने से पहले का अचीव हुआ। हाँ, लेकिन सील तो इसी शो में लगती है ना सर। हाँ, सील तो इसी शो में हमारी प्रेजेंस में लगेगी। चलिए, तो बंसल जी का पहला टारगेट अचीव हो चुका है 63 रुपए का। दूसरा टारगेट अनिल जी 6450 का है। 6450। आपकी तो बढ़ती जा रही है नोटबुक। चलिए, और अब आप लोगों को के सामने खुला मैदान है। जैसे अगर आपकी कोई भी कॉल आए तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि भाई BTSTT या के कोई भी आपके स्टॉक सामने आते हुए दिख रहे हैं। तब तक हम कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। तो बीच वाह, ये है कमाल। वो बोलते हैं ना कि 2 और 2 5 होते हैं और 1 और 1 11 होते हैं। तो हमारी 1 और 1 11 है बंसल जी और कुणाल जी। देखिए, दोनों ने मिलके जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी। देखिए बजाज फाइनेंस, जरा दिखाइए बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है। 1974। अब डिम्पी जी को दोबारा 50 रुपए ऊपर है। 50 रुपए। अब डिम्पी को दोबारा से लॉट के हिसाब से मुनाफा बांधना पड़ेगा। 30,000 पे हमने गिनवाई दिए थे कि 3 मिनट में आपको स्ट्रेटजी भी मिल गई, नंबर्स भी मिल गए और पैसे भी बन गए। अब 71 का लेवल। रिजल्ट के बाद ट्रेड करने के लिए तुरंत बेस्ट पेयर है हमारे पास, कुणाल जी का और बंसल जी का। जहां दोनों ही आ जाए एक साथ फिर तो कहने ही क्या, डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल। चलिए, इसके साथ साथ बजाज फिनसर्व, वो भी जरा देख लीजिए। उसके भी नतीजे आने की तैयारी है। बजाज फाइनेंस के आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में बजाज फाइनेंस का टॉप मैनेजमेंट भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होगा। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इतने बेहतरीन नतीजों पर बधाई देना तो बनता है और आगे के आउटलुक भी पूछेंगे भाई कि यही सब परफॉर्मेंस तगड़ी रहने वाली है कि नहीं, वो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले स्टॉक्स जो एक्शन में, टाटा स्टील बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सिमी, सवाल आपके लिए आ रहा है, तैयार रहिए। नीचे में 602 बनाया और ऊपर में 632 बनाया है आज का हाई और लो। तो अब मैं नीचे से देखूं तो ऐसा लग रहा है थोड़ा रिकवर हो रहा है, ऊपर से देखूं तो अभी भी हम कमजोर हैं। तो टाटा स्टील क्या करेक्शन पूरा करके ऊपर जा रहा है या कहीं शॉर्ट करने का इरादा है, बताइए। अनिल जी, ओवरऑल मैं ये स्टॉक में बुलिश हूँ और इसलिए मुझे इस स्टॉक में सेल कॉल देना बहुत मुश्किल होगा। आज का चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है, इसलिए हो सकता है ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक मुझे बेहद पसंद है और जब तक 600 से 590 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक मैं इसमें बाय ऑन डिप्स खेलने का कोशिश तो ज़रूर करूँगी। 630 से 635 का मेरा टारगेट होगा, मतलब जो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का हाई था वहाँ पर शायद एक बार रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा। खैर, इस बीच आज के टॉप गेनर्स में हैरान करने वाला एक और शेयर भी हुआ है, कोल इंडिया। ये 3% आज बढ़कर कामकाज कर रहा है। एक और रुका हुआ शेयर भी आज चलने लगा है, वो है टाटा मोटर्स। ये भी करीब 2% ऊपर है। शर्मिला जोशी इस बीच मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला, इन दोनों ही रुके हुए, थके हुए शेयर्स पे जरा आपकी राय, क्या इनमें जोश भरेगा? ये साल इन दोनों का है या फिर ये साल भी इन दोनों का नहीं है? मेरे हिसाब से दोनों अंडर परफॉर्म ही करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक जहां तक कोल इंडिया की बात है, जब आप डिविडेंड यील्ड की बात करते हो और ऐसे मार्केट रहते हैं और ये प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिलता है, तो आई थिंक जाहिर सी बात है कि इसमें इंटरेस्ट आता है। देयर बिजनेस इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द फैक्ट कि डिमांड पिक्चर थोड़ा खराब हो गया है। इट इज नॉट रियली, काफी चीजें हुई है उनके ओवरऑल हर्डल्स रिमूव करने के लिए, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है बॉटम लाइन में बिकॉज ऑफ द डिमांड पिक्चर। जहां तक टाटा मोटर्स की बात है, नंबर्स हैव बीन एक्सीलेंट। जहां तक JLR एक्सेट्रा का सवाल है जो हमने देखे 10-15 दिन पहले, और डोमेस्टिकली भी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। सो एक्चुअली एट दिस प्राइस और वैल्यूएशन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन दिक्कत ये आती है, शायद हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि बाकी के स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से वो अंडर परफॉर्मेंस शायद रह सकता है, लेकिन इन लेवल से तो बाय ही बनता है टाटा मोटर्स में। और इसीलिए अब जब हमने ये सीरीज शुरू की, ये शेयर चलता क्यों नहीं, तो सबसे पहले टाटा मोटर्स से शुरुआत की। हमने कहा इससे बढ़िया शेयर हो ही नहीं सकता इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए, जहां निफ्टी का स्टॉक हो, सारे लोग खरीद कर बैठे हों, चाहे वो रिटेल हो चाहे फंड मैनेजर हो, और शेयर चलता नहीं। लेकिन देखिए, इस सीरीज के अंदर एंट्री लाना भी अपने आप में बड़ी बात है। हर किसी शेयर की एंट्री होती नहीं है, बहुत थोक बजाकर चुनकर हम लेते हैं। क्या फंडामेंटल मजबूत होनी चाहिए, कोई रीजन से नहीं चल रहा हो, एक अलग बात है डिम्पी। और इसीलिए आज का जो शेयर था वो बड़े कमाल कर गया है। एक्चुअली अब ये हो रहा है कि जिन शेयरों को इस लिस्ट में चुना जा रहा है, उसके बाद 1-2 दिनों में एक्शन में आना शुरू हो जाता है। वो शेयर मैं बताऊं कौन सा था, क्योंकि मैं बहुत गौर से देखता हूँ, हुड को। आज बिल्कुल मैं इस शेयर को बड़ी करीबी से देख रहा था और जिस समय बता रहे थे सुमित उसके बारे में,
उस समय तक ये शेयर थोड़ा सा ठहरा हुआ था, शायद निवेशक समझ रहे थे, जान रहे थे, लेकिन उसके बाद इसने मौका नहीं दिया। ना, उसमें क्या है, निवेशकों को तो तुरंत पता चल जाता है कि सुमित कह रहे हैं या जी बिजनेस की रिसर्च कह रही तो अच्छा ही शेयर होगा, लेकिन फंड मैनेजर्स को थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो फिर देखेंगे, अरे हाँ ये 55 रुपए वाला शेयर हम तो भूल ही गए, इसको लेना चाहिए, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, फिर उनके परचेज ऑर्डर निकलते हैं, प्रोसेस होती होगी। फंड तो ऐसे थोड़ी कि फोन उठाया, उनका अपना प्रोसेस है, इसलिए धीमे धीमे ऊपर आया। तो जरा बताइए शर्मिला, हुडको 57-58 रुपए में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? हाँ बिल्कुल, और जैसे कि आप कह रहे थे कि काफी इस तरह का लेवल आ गया है ये स्टॉक में, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ 55 और देयर अबाउट्स, तो मेरे हिसाब से एक काफी नीचे का लेवल ये स्टॉक ने देखा है। और जहाँ तक बिजनेस का सवाल है और जहाँ तक पॉसिबिलिटीज का सवाल है, दोनों इसके लिए अच्छे हैं। और वंस अगेन जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सेट्रा के लिए काफ़ी चीज़ें हुई है और धीरे धीरे इनका असर हम बॉटम लाइन पर भी दिखेंगे। सो थोड़े ऐसे स्टॉक है जो बिना वजह के से ज़्यादा टूट गए, और मिड कैप्स में हम देख ही रहे कि किस तरह का सेल ऑफ है, तो शायद उसका थोड़ा शिकार हो सकता है। लेकिन बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि ये लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। ठीक है, आज कुछ चुनिंदा आईटी कंपनीज के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। थोड़ा इन्फोसिस आज हरे निशान में है, एक दो शेयर और भी ऐसे दिखे तो चल रहे हैं। कोई राकेश जी, आपके पास कोई आईटी का ऐसा शेयर है जिसमें आपको ठीक लग रहा है? केपीआईटी और हेक्सावेयर तो आप 2-3 दिन पहले बता रहे थे, एक बार जरा केपीआईटी और आप देखिए ये कितना ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया शेयर है, 255 पर एडीएमपी इसने एक अच्छा बेस बनाया है, जिसने ले रखा है 255 का एक स्टॉप लॉस लगा है। 265 के ऊपर निकलेगा तब 272, 273 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और दूसरा आईटी के अंदर टीसीएस पे भी मेरा कंटिन्यूस एक बाय कॉल है, मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे भी टीसीएस को बाय करके चलना चाहिए, एक अच्छा अपमूव मौजूदा स्तरों से देखने को मिलेगा। तो ये बंसल जी, जब तक 4000 नहीं पहुंचेगा टीसीएस तब तक आप दूसरा नहीं दोगे कॉल? नहीं अनिल जी दे रहा हूँ, अनिल जी इसमें तो इस सीरीज के हिसाब से भी दिया हुआ 150-200 रुपए का कॉल दिया हुआ है। नहीं ये अच्छी बात है, अपने कॉल पे फॉलो अप एक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बार मैं फिर से बजाज फाइनेंस को दिखा दूं। शुरुआत ही आज ऐसी धमाकेदार हुई है और आपको देख के अच्छा लगेगा। 1995, दिस इज जस्ट वाओ। 2000। अब आप ये मतलब अब आप इसको क्या बोले, हमको तो मालूम ही नहीं समझ में आया। 1904 का लो था जिस समय कुणाल जी ने पहली बार बोला कि 1900 के नीचे नहीं जाएगा। 1924 था, मेरे को तो लेवल भी याद हो गया, 1924 था जब राकेश जी बोल रहे थे ये शेयर चलेगा, 60-70 हो सकता आपको आ जाए। अब ये शेयर अगर आपको आधे घंटे में इस तरह का रिटर्न दे, एनालिसिस के साथ दे, सिर्फ 1 घंटे का चार्ट है, और इसके साथ साथ भाई देख लीजिए इसका बजाज फिनसर्व, वो भी आप देखिए 200 रुपये, वो भी तेज है, सिर्फ डबल सेंचुरी मारी है, सिर्फ वो भी तेज है। तो शानदार रिटर्न बजाज ने आज दिन बना दिया, आज बिल्कुल बेहतर रिटर्न यहाँ पे है। लेकिन दिन अब खैर बनना बाकी है, लास्ट का 1 घंटा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज वीकली एक्सपायरी है, फटाफट से समझ लेते हैं कि आज रणनीति क्या है। बैंक निफ्टी में एनर्जी शुरू करें सबसे पहले, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। लेट हो गया, मौका निकल गया क्या? थोड़ा निकला है, क्योंकि 26,100 पर आ गया बैंक निफ्टी। अच्छा। थोड़ा ऊपर आया, लेकिन 26,075-70 के आसपास बढ़िया मौका था, लेकिन अब भी ऐसा बुरा नहीं है। अब करना क्या है, डीपी बचे हुए 1 घंटे के लिए जो भी टाइम बचा है उसमें 26,100 के आसपास अभी जहां पहुंचा है ना, यहाँ 5-7 मिनट इसको ठहरने दें। ओके, 5-7 मिनट ये 26,100 ठहर गया ना, तो ये सीधा 100 पॉइंट आपको दे जाएगा, 26,200 मिनिमम। अच्छा, हाँ पक्का। क्यों, वो बता देता हूँ कि 26,100 के कॉल ऑप्शन पे बैंक निफ्टी में 9 लाख शेयर खुले हुए हैं और 26,100 पर 14 लाख शेयर पुट में है। तो पुट में ओपन इंटरेस्ट 50% ज्यादा है, तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि 26,100 के ऊपर रहे। जैसे 26,100 के ऊपर टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी की पोजीशन आएगी और शॉर्ट कवरिंग होगी, तो 50-75-100 पॉइंट आराम से ऊपर ले जा सकती है। लेकिन क्या 26,200 के पार जाएंगे? पसीना आएगा, क्योंकि 23 लाख शेयर वहां पर खड़े हैं। क्या 26,000 के नीचे जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि 28 लाख शेयर खड़े हैं। तो 200 पॉइंट की रेंज में आपके लिए बराबर पोजीशन बनी हुई है। तो मामला यही है कि 26,100 को पे चूंकि तेजी की पोजीशन ज्यादा है और इतनी देर 26,100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, बहुत देर बाद 26,100 पर आया है। इसलिए ये जरूरी है कि 10-1 मिनट 5 मिनट अगर 26,100 के ऊपर टिक गया ना, तो 100 पॉइंट ऊपर, नहीं टिका तो 75-100 पॉइंट नीचे। ये एकदम निर्णायक लेवल है, एग्जैक्टली जहां पर ये पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से पिछले 15 मिनटों में मूव आया, जिस तरह से अगर निफ्टी के 2-3 स्टॉक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भले छोटे हैं लेकिन निफ्टी के स्टॉक हैं, अगर ये थोड़ा जोर लगाने लगे, और निफ्टी भी आप देखिए 10,700 पर था, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो निफ्टी भी 10,720 आ गया। इसलिए थोड़ा एक्शन जो हो रहा है वो तेजी की तरफ बढ़ रहा है, तो ज्यादा चांस ये लग रहे हैं कि
कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी और आ जाए। तो निफ्टी भी ये तो लग रहा है कि 700 नहीं तोड़ेगा आपके ना। और एक बार आप देख लीजिए यूरोप और अमेरिका भी, एक बार वो क्योंकि देख लेते आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कर्नाटक में हम देख ही नहीं रहे, लेकिन कल तो देखना पड़ेगा। अब कल तो कुछ बचा नहीं ज़्यादा। तो देखिए क्या है, यूरोप ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, सुबह तो मैं हरे निशान में देख रहा था 31 पॉइंट ऊपर से, अब 30 पॉइंट नीचे, तो थोड़ा हल्का मुनाफा वसूली वाला माहौल है। तो बहुत ज़्यादा तेजी, बहुत ज़्यादा मंदी का माहौल है नहीं। देखिए बैंक निफ्टी धीमे धीमे चलना शुरू हो चुका है। निफ्टी में सिंपल है, 10,700 आपका स्टॉप लॉस है, या जो भी आज का लो है 10,690 मान लीजिए, जो सुबह भी रेंज दी थी वही है 10,700, 10,725। लेकिन फ्यूचर नहीं गया 700 के नीचे, नहीं कैश भी नहीं गया, कैश भी क्या 710 का 4 पॉइंट कोई जाना नहीं होता, इसलिए सुबह की रेंज भी 10 दिन पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने रेंज 10,690, 10,810 दी। बाकी मैं हमेशा राउंड फिगर ही देता हूँ। आज पता नहीं एक अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि 10 पॉइंट नीचे कर लो, 10 पॉइंट नीचे, ऐसा ना हो कि जाके टच करके वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके आए, तो इसलिए 10,696 हुआ है। तो अभी इस हिसाब से तो अभी भी मुझे लगता है 25 पॉइंट की जगह निफ्टी में और है, यहाँ से 10,750 जा सकता है। तो 10,710 के आसपास खरीदिए, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 25 से 30 पॉइंट की जगह बन सकती है ऊपर। और बैंक निफ्टी रिकवरी में थोड़ा अब लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रेड तेजी का बन रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा ही है ट्रेडिंग का, तेजी का ही एक बार बने रुपया यहाँ पे। देखें। हाँ, एक बार रुपए भी देख सकते हैं। आज रुपया वैसे थोड़ा सा एक रेंज में था, एक बार अभी देखते हैं रुपया किस समय कैसे ट्रेड कर रहा है। बताइए, थोड़ा अंदाजा हर जगह नजर रखनी चाहिए। चलिए 10 पैसा ऐसे भी मतलब है। 67 तो ठीक है, हमें समस्या नहीं है, ध्यान तेजी का रखना है, बात खत्म। ठीक है, तो बाय अभी बैंक निफ्टी को देखा जा सकता है और आपको 200 तक की रेंज आ जाएगी। और 200 तक की रेंज आपको सुबह से हम पोल के जरिए भी बता रहे हैं, इस पर भी हमने किया था पोल, आप इस पर ध्यान रखें। खैर एलेंबिक के नंबर आगे, एलेंबिक फार्मा के, और नंबर्स का मुनाफा तो बढ़कर आया यहाँ पे, 30 करोड़ से 33 करोड़ का मुनाफा बढ़कर आया है। एक बार आय के आंकड़े भी और मार्जिन के आंकड़े भी आपके सामने आ जाएंगे। खैर प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर तो यहाँ पे ठीक है। एक बार एलेंबिक फार्मा, कुणाल जी। देखिए ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं इसका डिप्टी, तो मुझे लगता है कि एक कमज़ोर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 54 के नीचे जब तक ये काउंटर ट्रेड हो रहा है तब तक इसमें, और ये एलेंबिक लिमिटेड बता रहे हैं फार्मा के 480 वाला शेयर है। जी मैं गलत समझ गया। देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये भी कमज़ोर स्ट्रक्चर है और लगातार मार्केट को अंडर परफॉर्म करता आया है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए, बहुत बड़ी अपसाइड की मुझे इसमें उम्मीद कम दिखाई देती है। प्रॉफिट में भी ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं, 30 से 33 ही करोड़ हुआ है, तो इसलिए चार्ट भी अगर आपको कोई सिग्नल ना दे और नंबर्स भी कम से कम कोई सिग्नल दे तो एक किस्म का हम कहते छोड़ ही देते हैं उसको। बिल्कुल। एक स्टॉक और जो आपके सामने तेजी दिखा रहा है वो है उज्जीवन। आज जब खबर आई थी कि अनिल जी मेरा ये BTSTT कॉल है। अरे रे आपने मेरे कहने से पहले बोल दिया। क्या करूं, मैं हूं ऐसा। बताइए फिर मैं अब नहीं बोलूंगा, अब आप बताइए। देखिए मुझे लगता है उज्जीवन लेना चाहिए मौजूदा भाव पर, तो इसमें इनफैक्ट अभी 2-3 मिनट में अच्छा मूवमेंट आया है। मुझे लगता है कि देखिए पहला टारगेट होगा 408 रुपए का और दूसरा टारगेट होगा 412 रुपए का। स्टॉप लॉस 399 पर रखना चाहिए। 399 का स्टॉप लॉस है, 399 और स्टॉक उज्जीवन। मैं बताऊं मैंने क्यों चुना था? अब तो बताइए। अब तो बताइए। हाँ देखिए, तो आप पहली बात, ये कर्नाटक के जो नए CM येदियुरप्पा साहब, जिन्होंने पहली मीटिंग के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि बोला है कि भैया 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे। क्या ये पहले बाजार को पता नहीं था? तो उन्होंने चुनाव के वक्त भी बोला था। और दूसरी बात है कि डायरेक्टली कोरिलेशन करना गलत है। क्यों? कि जीवन के मैनेजमेंट ने आके ये बात कही थी कि ये सब आपका सोचना ही गलत है कि अगर बैंकों के कर्ज माफ होंगे इसका मतलब लोग हमारे भी नहीं देंगे लोन, हमारे रिटर्न नहीं करेंगे। बोले ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये खबर जब चली तो उसके बाद स्टॉक पिट गया। पिटार अच्छी खासी शॉर्ट बनी है। आप देखिए 8.5 लाख शेयर जुड़े हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, 8,33,000 शेयर, और 13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। और नीचे का लो क्या बना है 390 के आसपास का, और हाई है 407 जो अभी बना है। तो आप सोचिए सारी की सारी शॉर्ट्स अब कवर हो रही है। तो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी 425 क्या कल तक जा सकता है? 425 सीबी दीजिए अपनी राय। अनिल जी 425 कल तक जा सकती है कि नहीं ये बताना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि 400 का लेवल होल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतना जोर से रेकमेंड किया है, इसलिए 400 का लेवल अगर होल्ड करता है तो 415 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उससे ज़्यादा मैं एटलीस्ट फ़िलहाल जो मार्केट का स्थिति है इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो कल नज़र रखिए, इनकी एनालिस्ट मीट होगी और उसमें मैनेजमेंट जो बात करेगा वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए
मैनेजमेंट एनालिस्ट मीट में कुछ खराब बोले, क्यों बंसल साहब? नहीं अनिल जी, मुझे अच्छा लगता है और ये स्टॉक को मैं अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ। मैं बताइए ना फिर आप अनिल जी, इंतजार 3:15 बजे की वेट कर रहा हूँ मैं। कितना? 3:15 बजे। इसके अच्छा। ऊपर मैं अच्छे वाले टारगेट भी आएंगे। हाँ तो फिर 3:15 बजे तक पहला ठप्पा लग जाएगा। 1 मिनट, क्या है टारगेट आपका? 50 पैसे फ्यूचर्स में 407 फ्यूचर का 408 रुपए का मेरा लक्ष्य था। 408 का था पहला, तो 50 पैसे से पीछे हैं। वो तो हम कर देंगे एडजस्ट, 50 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारा नहीं एडजस्ट क्या, ठप्पा तो तभी लगेगा जब 408 होगा। वो हो ही जाएगा जी। वो वैसे ठप्पा लगते लगते 50 पैसे हो सकता है आ जाए। ये बात है, बिल्कुल। चलिए, तो लेकिन कुल मिलाकर बेहतरीन एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो एक्शन में दिख ही रहा है इस वक्त। एक बार फिर से बजाज लग गया 408। चलिए भाई, लाइए सील, लाइए निकाल देना, आपको जाते जाते हो जाएगा 50 पैसे पूरे। आज डिम्पी का दिन है। आज डिम्पी ने दोपहर में आपने शो देखा? कुणाल जी कल तो मिस कर दिया था, आज वाला शो देखिए। डिम्पी फुल फॉर्म में एकदम। आज हमने शो किया दोपहर में 12:30 से 1 बजे। मैं देख रहा था। हाँ, बाजार और बीजेपी। वो बीजेपी का मतलब क्या था, वो भी इस कार्यक्रम के जरिए हमने बिल्कुल। तो अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिया, कोई बात नहीं, उसका पार्ट 2 कल आने वाला है। कल फिर 12:30 से 1 बजे के बीच में वो जरूर देखेगा, बाजार और बीजेपी। वो शो बहुत ही बेहतरीन है और अलग कॉन्सेप्ट है, इलेक्शन का माहौल है। तो और बीजेपी का मतलब वो नहीं जो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो मतलब अलग है, बहुत जोरदार पिक्स। तो चलिए, ये शो कल भी हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आज पार्ट 1 था, तो देखना ना भूलिएगा। निफ्टी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस 2000 के आंकड़े को भी पार करके 2037 पे आ गया। अब ये 6% बढ़त के साथ कामकाज करते हुए बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों, आज जिन्होंने भी ये शेयर लिए, सलाह पे लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई बजाज फिनसर्व की और फाइनेंस की। बहुत बहुत तो बजाज फिनसर्व पापा है, है ना, वो पेरेंट कंपनी है। तो अगर देखिए बेटा अच्छा काम करे तो फादर के इसमें तो क्रेडिट आती है ना। तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट तगड़े हैं और बजाज फाइनेंस अगर दौड़ लगा रहा है तो बजाज फिनसर्व को तो उसका फायदा मिलना ही है ना। यही हो रहा है एक्चुअली। खैर, इस बीच एक 15 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है आरकॉम पर। आरकॉम 15 रुपये पे आज 45% देख के अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये शेयर ऊपर। अच्छा, कुछ सीमेंट की कंपनीज के अंदर ना रुक रुक के खरीदारी आ रही है। आज अंबुजा सीमेंट करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। एक बार शर्मिला, इस सीमेंट कंपनीज पर आपका व्यू क्या है? अभी मानसून शुरू नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इस महीने के बाद से मानसून को लेकर बार बार रिपोर्ट आएंगे और कुछ आंकलन भी दिया जाएगा। उससे पहले कुछ सीमेंट कंपनीज में गुंजाइश है, ट्रेड लें क्या? नतीजे तो काफी ठीक ठाक थे और अगर आप इस लिहाज से ले कि इलेक्शन ईयर है तो जाहिर सी बात है कि फिर से कि कंस्ट्रक्शन, खास करके रोड कंस्ट्रक्शन और उस तरह के गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर काफी जोर रहेगा अगले 10-12 महीने। तो सीमेंट स्टॉक्स काफी ठीक लगते हैं। अंडर ओन्ड सेक्टर भी है और आजकल एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली मानसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का मानसून रहता है और किस तरह का उसका स्प्रेड रहता है। सो वील रिजर्व द कमेंट ऑन दैट। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एज यू सेड नतीजे क्योंकि काफ़ी ठीक ठाक थे तो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक और नेगेटिव उसमें था कि पेटकोक के जिस तरह से प्राइसेस रहे तो उसका प्रेशर आगे चलकर भी रह सकता है। बट आई एम एक्चुअली बेटिंग मोर ऑन द फैक्ट कि 2019 इज इलेक्शन ईयर और एक अच्छी विजिबिलिटी जो किसी भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, दैट इज रोड्स, एंड द फोकस विल बी ऑन रोड्स इन दिस कमिंग ईयर। ओके, तो ये है आपके लिए। लगता है आज आरकॉम बेंच से बाहर आ जाएगा। इसका ये इतिहास ठीक है, जब भी कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आए उसके पहले बेंच में घुस जाओ और खबर आए बढ़ जाए फिर बेंच से बाहर आ जाओ, है ना। लगता है आज भी ऐसे फिर गिरावट आने लगती है। हाँ, फिर गिरावट आएगी। ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, ऑल बायर्स, है ना। जिसको चाहिए जितना चाहिए ले लीजिए, फिर वापस वही हाल है। आज 9% ओपन इंटरेस्ट घट गया। देखिए ये होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, बेहतर यही है। अच्छा, एक और स्टॉक जो निचले स्टॉक से यू टर्न मार रहा है और वो है मुथूट फाइनेंस। नतीजे आने के बाद जो धुलाई हुई इसकी पूछिए मत। 400 के नीचे फिसला, दिन भर कारोबार किया। आज देखिए सुबह के शुरुआती कारोबार में जो लो बनाया वहाँ से धीमे धीमे ऊपर आकर दिन के हाई पॉइंट पर और ओपन इंटरेस्ट गेनर के तौर पर सेकंड हाईएस्ट है। बंसल जी,
मुथूट के लेवल लिख रहे हैं, कुछ और आ गया आपकी लिस्ट में? मैं कुछ और लिस्ट में। अच्छा, तो फिर ठीक है कुणाल जी, ये कुछ और लिख रहे हैं। आप जरा मुथूट के चार्ट देख के बताइए करना क्या है। देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अनिल जी काफ़ी लोग जिन्होंने आज निचले स्तरों पर इसमें बिकवाली की होगी वो सब लोग ट्रैप हो गए हैं, तो वही हम होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली और अपसाइड बनेगा। 416 एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अभी अभी फ्यूचर्स में निकला है, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 423 तक चला जाएगा। 416 के ऊपर टिके तो बाय करें, और 425 पहला टारगेट होना चाहिए। बंसल जी कुछ आ नहीं रहा आजकल BTS? अनिल जी आ रहा है, ग्राफिक्स के लिए पहले मेल कर रहा हूँ आपके यहीं पर। ना आप तो बता दो, सीधा बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हो? हमारे जो प्रोड्यूसर है पुलक बाजपेयी, वो एकदम तेज है बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। आप इधर बोलेंगे उधर बन के तैयार मिलेंगे। अनिल जी ऑयल इंडिया हमारा पुराना फेवरेट। देखो पुलक जी बना के दिखाइए, देखो ऑयल इंडिया कितना फास्ट बनाते हैं आप। अनिल जी ऑयल इंडिया 241 पे चल रहा है। ऑयल इंडिया 241 पे चल रहा है। 235 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 235 स्टॉप लॉस। पहला लक्ष्य 244, दूसरा लक्ष्य 247। और ये सारे के सारे लेवल जो है कैश के फ्यूचर के कैश के 241 पे खरीदना है। 235 का स्टॉप लॉस बहुत दूर है, थोड़ा छोटा करवाइए। 244 और 247 का स्टॉप लॉस छोटा करिए। 200 अनिल जी छोटा स्टॉप लॉस 238। हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे। 230 ठीक है ना डिम्पी? बिल्कुल चल जाएगा। देखिए ये देखिए, एक मिनट जरा बंसल जी सामने देखिए, यही लेवल है बिल्कुल, यही है, यही बताया था आपने। है इससे ज्यादा तेज कोई चैनल? नहीं कोई। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपने अंडर एस्टिमेट कर रखा है इसी बिजनेस को। देखिए आपके साथ रह के हम भी फास्ट हो गए। देखिए तो चलिए बंसल जी की राय वाली, आप आने के बाद रोकिए मत, बस आने दीजिए तुरंत। लोगों को तुरंत मतलब, नहीं तो 241 और 242 में लेना पड़ता है। क्यों डिम्पी? सही है ना? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक बार ऑयल इंडिया पे शर्मिला आप अपनी राय भी दीजिए। ये अभी थोड़ी देर पहले मृत्युंजय हमको बता भी रहे थे कि $90 की भी एक रिपोर्ट आ गई है और $80 तो हो ही जाएगा, तो ऑयल इंडिया तो टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक कि जिस तरह से राय क्रूड ऑयल की निकल आ रही है बहुत सारे लोगों से, $80 तक तो पहुंच ही गया है, तो जाहिर सी बात है फिर से इंटरेस्ट इन तरह के स्टॉक्स में आना चालू होगा, वेदर इट इज ऑयल इंडिया, ONGC, उस तरह के स्टॉक्स। सो आई थिंक ये बात ठीक है कि ये लेवल पे, और काफी गिर भी गए ये स्टॉक्स, तो दे विल आई थिंक बी एबल टू हैव अ बेटर परफॉर्मेंस नाउ दैट क्रूड इज एट अ 3-year हाई। तो ऑयल इंडिया हासिल होता, टारगेट अचीव बता देना बंसल जी, आपके टारगेट का आपको ही ध्यान रखना है। हमारे भरोसे मत रहना। अनिल जी अभी तो भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी दूसरा भी एक कॉल निकालना है, तो नजरें अभी। अच्छा आप ये इसमें चार्ट में से वो डाल नहीं सकते क्या? मैंने सुना ऐसा सब डाल देते हैं कि वो ट्रिगर कुछ डाल देते हैं, ये हो तो पता चल जाए, अलर्ट हो जाता है। अलर्ट हाँ, ऐसा पता नहीं चलता है। चलो कुणाल जी आप मदद कीजिए, आप डाल दीजिए 244 हो जाए अगर ऑयल इंडिया, तो आप बता दीजिए कैश के लेवल इनके ध्यान रखें। हाँ चलिए आप दूसरा निकालिए तब तक। मेरी एक कॉल अरे वाह, लाइए। तो देखिए मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल लेना चाहिए मौजूदा स्तरों पर। 1060 का स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट आज के लिए 1080 का रहेगा। एक मिनट धीरे, मेरे को लिखने में टाइम लगता है सर। जी सेंचुरी टेक्सटाइल निचले स्तरों से घुमाए, 1060 का स्टॉप लॉस, 1080 आज का लक्ष्य, हाँ, और 1090 कल तक का टारगेट। और ये आपके तो फ्यूचर के लेवल ही होते हैं? फ्यूचर के लेवल से। चलिए तो दूसरा BTSTT, दोनों खरीदारी के मौके हैं आपके लिए। खरीदते रहिए। बिल्कुल, तो ये आपके सामने स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये शेयर देखिए, और इनकी सब्सिडरी कंपनी है स्टरलाइट पावर, उसको मिला है एक बड़ा ऑर्डर 318 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जरा देखिए चार्ट्स आप, सिमी क्या दिख रहा है? ओह स्टॉक तो क्या मजबूत हुआ है, बेहतरीन चार्ट है आज का, तो दिन के हाई पॉइंट पर है, 3% मजबूत है। अब खरीदे या लेट हो गए? नहीं, लेट नहीं हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट उभर के आ रहा है वो 327 से 28 के बीच में है। हो सकता है उस रेंज तक आज ही पहुंचेगा, और क्लोजिंग अगर 328 के ऊपर होता है तब फ्रेश मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट तो नहीं हुए, लेकिन इसमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 326 है, आपको ध्यान होगा इस थोड़े दिन पहले भी शेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ऑप्टिकल फाइबर को लेकर इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। खैर, इससे एक बार और एक और शेयर है जो थोड़ा ध्यान है। कुणाल एक बार जरा आप पहले उसके चार्ट बताइए, वो है NRB बियरिंग जी। इसके नंबर आ रहे हैं एक्चुअली ट्यूसडे को, इसके शायद नंबर है 21 तारीख को। नंबर्स तो ठीक है, एक रिपोर्ट अभी एक हाथ लगी है। सील सेंचुरी टेक्सटाइल टारगेट अचीव, शानदार। सेंचुरी टेक्सटाइल टारगेट 1 अचीव्ड, 1080 वाला आज का ही है, 1084 रुपए 25 पैसे। फ्यूचर में कुणाल जी का टारगेट हासिल हो चुका है, कैश में भी हो गया जी। कुणाल जी को बधाई।
और दूसरा टारगेट है 1090, और जिन लोगों ने खरीदा है और जिन लोगों को मुनाफा मिला उसकी भी बधाई। अब आप अपने एनआरबी बेयरिंग में आगे बढ़िए। अच्छा, तो अब आप जरा एनआरबी बेयरिंग कुणाल जी देख लीजिए, ये आपको ही देखना पड़ेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट है डिम्पी, मुझे ये काउंटर बहुत पसंद है और मुझे लगता है बहुत ऊपर के लेवल्स इसमें आएंगे। कंटिन्यूड मार्केट आउट परफॉर्मेंस इस काउंटर से देखी गई है। तो लेकिन देखिए ये ट्रेडिंग के लिए उतना उपयुक्त नहीं रहता है, तो इसको निवेश के लिए खरीदें, मौजूदा स्तरों पर भी खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस 162 के आसपास रखें। मुझे लगता है 180 इसका जो अभी लाइफ टाइम हाई है वो इसका टारगेट होगा पहला, और 180 निकला तो फिर ये नई टेरिटरी में जाएगा और नए कीर्तिमान बनाएगा, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 162 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन पोजिशनल लिहाज से ही लेना चाहिए। ठीक है, 162 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 180 का होना चाहिए, इस पे ध्यान रखें। मंगलवार को इसके नंबर्स हैं और नंबर्स तो खैर अच्छे आ रहे हैं, ऐसी एक रिपोर्ट बता रही है जिसकी बेसिस पर हम ये शेयर आपको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आया इसलिए मेरे को लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए। 165 पे भी ये शेयर ट्रेड करते हैं अनिल जी। तो ये है, और अब बस हम बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनसे कि इतनी दमदार परफॉर्मेंस जो आई है, स्टॉक जो भागे जा रहा है 6%, उसके पीछे कारण क्या है और ये परफॉर्मेंस मजबूत बरकरार रहेगी क्या। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बजाज फाइनेंस नतीजे आते ही सबसे पहले दम लगाकर आपको यहीं पर राय मिली थी कि 1900 का स्टॉप लॉस खरीद लीजिए, सिर्फ 20 रुपये की रिस्क है और बने हैं पूरे के पूरे 100 रुपये, जो डिम्पी की भाषा में 100 की नोट। हाँ, 100 का नोट बन गया। 100 का नोट, हाँ, मैं भी डिम्पी से उसकी भाषा सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो स्टॉक्स एक और आज बड़े दिनों बाद एक्शन में आया, वो है कैन फिन होम। पता नहीं इस स्टॉक में आज तेजी क्यों बनी है, लेकिन बनी तो है। और कैन फिन होम में 2-2.5% की मजबूत। आज जब भी बहुत सारे शेयर ऐसे जो सुस्त पड़े रहते हैं, कभी कुछ एक्शन में आते नहीं है, वो आज चल रहे हैं। आज उनका दिन है ना? आज देखिए, कर्ज में डूबी हुई कंपनी एडीएजी, आज एससीसी आपको दिख रहा होगा, आज सुजलॉन दिखा आज आपको ये एनबीएफसी जो थोड़ा कमजोर कई दिनों से थे, वो सारे के सारे शेयर डे हाई पे इससे मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। आज का दिन थोड़ा खास है। अच्छा, दूसरा एनबीएफसी सारी घूम गई। हाँ, एनबीएफसी सारी घूमी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तो समझ में आता। आर के 5%, श्रेय इंफ्रा 4%। अच्छा, इसमें भी मजे की बात मालूम है, जो जितना पिटा वो इतना बढ़ रहा है वापस। चोला देखिए, हाँ, चोलामंडलम भी 4%, ये भी 4%। खतरनाक बढ़त आ रही है। मुझे चोला पे राय लेनी है। शर्मिला, 1600 रुपए में इन्वेस्टमेंट के लायक है ये शेयर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली ये पूरा स्पेस जैसे कि आप बातचीत कर रहे थे, आई थिंक पोस्ट इन्फ्लेशन के आंकड़े जिस तरह से आए, तो ये थोड़ा सा डर मार्केट में ऐसे लग गया कि शायद अभी इंटरेस्ट रेट्स ये बढ़ाए जाएंगे इन दिस जून और लेटेस्ट जून जुलाई अगस्त सॉर्ट ऑफ मीटिंग्स। तो उस वजह से हमने देखा था कि काफ़ी करेक्शन आया, लेकिन वंस वो आई थिंक उसको हम पीछे छोड़ते जैसे जा रहे, वैसे इन सब में रिकवरी देख रहे हैं, वेदर इट इज़ द कंपनीज इन द गोल्ड फाइनेंस स्पेस लाइक अ मुथूट, जो जिसकी आप थोड़ी, सो आई एम ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन दैट एंटायर स्पेस, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग ने जो एक नीश छोड़ा था वो सब इन कंपनीज ने कैप्चर किया है और इनके नतीजे आगे चलकर भी आने की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। सो एज आई सेड, ये पूरा एक सेक्टर ही ऐसा है जो मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है, ये इसके अलावा कुछ एक और शेयर है, उसमें आप एक और शेयर भी देख रहे होंगे, वो है अशोक लीलैंड। ये वापस 1 से 1.5% ऊपर है। पेट्रोनेट आज अच्छा चला, 7% ये शेयर ऊपर आ गया है। तो दोनों शेयर थोड़ा नोटिस करने वाले, एक तो दिन भर में अच्छी बढ़त और एक ने अभी भी बनाई है। कुणाल जी, जरा अशोक लीलैंड देखिए, अभी अच्छी क्लोजिंग करके जा रहा है। देखिए, मैं काफ़ी देर से इसको देख रहा हूँ डिम्पी, मुझे लग रहा है कि इसमें और कुछ अपसाइड शॉर्ट टर्म में बन सकता है। हालांकि देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है पहले की तुलना में, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 159 तक का मूव इसमें मुझे दिखाई पड़ता है। तो 159 मुझे लगता है 1 या 2 दिन में आना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 154 के आसपास रखें, तो जिनके पास है वो तो बने ही रहें, और जो नया आज खरीद कर रहे हैं 154 का स्टॉप लॉस है। बस इसमें वही है बात कि रिजल्ट के हिसाब से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है ना, क्योंकि रिजल्ट है तो वैसे तो स्टॉक मजबूत है, लेकिन रिजल्ट के पहले आपको कितना खरीदना है कितना रखना है वो वाली बात है। स्पिक रिजल्ट आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, मुनाफा 8.5 करोड़ से घटकर 6.25 करोड़। बंसल जी, मैं आपका अंगूठा देख चुका हूँ, थम्स अप आ रहा है बंसल जी की तरफ से। नहीं अनिल जी, मेरा स्पिक के लिए नहीं था, मेरा अपना BTSTT के लिए था स्पिक। अच्छा बताइए। नहीं, एक बार स्पिक का तो नहीं, स्पिक छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। स्पिक तो आते जाते रहेंगे, आपका काम का है, बताइए कौन सा है? मेरा है इक्विटास। अरे उज्जीवन का भाई। हाँ अनिल जी, उज्जीवन का भाई। अनिल जी, इक्विटास है, 167.50 का एक स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पर ना। अनिल जी, 170 रुपए चल रहा है, 2.5 रुपए का रिस्क है। 157 के 167? हाँ, फिर ठीक है, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस चलेगा। हाँ, 167 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 174 पहला लक्ष्य है मेरा,
176 दूसरा लक्ष्य। फ्यूचर कैश कैश अनिल जी कैश। चलिए सर, बंसल जी के सारे कैश लेवल होते हैं। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं क्या आप दोनों? एक कैश वाला यूज करते हैं, एक फ्यूचर वाला करते हैं। मुझे लगा सारे टेक्निकल एक्सपर्ट एक ही तरह के डेटा लेते होंगे। नहीं देखिए अनिल जी, इसमें ना एक बड़ा फर्क आता है जो मैंने जो पाया है कि जब आप फ्यूचर के लेवल्स देख रहे होते हैं ना, तो स्टॉप लॉसेस में बड़ा फर्क आता है। जब एक नई सीरीज शुरू होती है, जब मई की सीरीज खत्म होगी तो जून सीरीज का एक प्रीमियम होगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा वेरी कर जाता है। लेकिन जितना वॉल्यूम आपको फ्यूचर में मिलता है उतना कैश में थोड़ी मिलता है। नहीं, स्टॉप लॉस के नजरिए से मैं देखता हूँ। ठीक बात है। नहीं आपकी स्टाइल ठीक है, जिसको जो सूट करे वो करना चाहिए। एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। बस क्यों? बस पैसा बनना चाहिए। बस पैसा बनना चाहिए आपका। देखो बिल्कुल। आइए और शेयर जो कल रिजल्ट पेश करेंगे, मनापुरम जनरल फाइनेंस लिमिटेड। जरा देखिए सिमी इसके चार्ट्स और बताइए क्या रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। जब पूरा फाइनेंस कंपनी चल रहा है तब तो मुझे लगता है कि इसमें भी ट्रेड लिया जा सकता है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जो है 110 से 108 के बीच में है। इसी रेंज के बीच में इसका 200 डेमा है और ये स्टॉक अगर उस रेंज को होल्ड करेगा तो यहाँ से एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकता है और जहाँ से ये स्टॉक गिरा था 125-28 का रेंज वहाँ पे छू सकता है। अनिल जी, यहाँ पे मैं एक इंटरप्ट करूँगी। इस सेक्टर से मैं भी एक BTST कैंडिडेट चूज़ किया है मैंने। उसके पीछे कारण भी है मैंने चूज़ करने का और मैं बता दे रही हूँ अभी। कैपिटल फर्स्ट जो ऐसे स्टॉक तो अच्छा है, चार्ट में वीकनेस था। लास्ट 2 दिनों में एक 545 के आसपास एक ट्वीजर्स बॉटम बनाया है और आज ये 563 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्वीजर्स बॉटम का जो कंफर्मेशन होता है वो हो गया। मतलब ये स्टॉक अभी आगे चलना चाहिए। 1-2 दिन का मेरा जो टारगेट था मैंने मेरे क्लाइंटों को दिलवाया है। 600 से 610 का टारगेट है, अभी 570 के आसपास है। मैं अभी BTST का कैंडिडेट इसको चुना है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये टारगेट आ सकता है। एकदम परफेक्ट सिमी, एकदम परफेक्ट, सही बता रही हैं आप। एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने देखिए। हाँ पहले आप बताइए। हाँ जी अनिल जी, मेरा टारगेट 600 से 610 का है। जो फॉर्मेशन मैंने देखा है उसका टारगेट वही आता है और 610 के आसपास इसका मतलब मल्टीपल लोज है, मतलब वही इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए 610 के ऊपर ये इमीडिएट चला जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अगर जाता है तो अच्छा है। आप लोग 10 के ऊपर ये इमीडिएट चला जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अगर जाता है तो अच्छा है, आप लोग याद करेंगे मुझे, और अगर नहीं जाता है तब भी याद कीजिएगा क्योंकि 570 में मैं रिकमेंड कर रही हूँ। आजकल आपको बता दूं, फाइनेंस जो 100 रुपया ऊपर आ चुका है, पहले जो 1920 रुपया में आप दोनों डिस्कस कर रहे थे रिजल्ट्स के बाद, तब मैंने भी एक बार बताया था कि इसमें मैं ऑल टाइम हाई देख रही हूँ और उस समय इसका ऑल टाइम हाई 1985 था। उसके बाद अभी ये 2050 हो गया। एक बार मेरा नाम भी याद कर लीजिए। अरे बिल्कुल, उसमें भी मैंने भी अरे क्या बात कर रही है सिमी, आपको कैसे भूल सकता है। एक्चुअली क्या आप थोड़ी सी दूर है ना वहाँ कलकत्ता में। अगर आप दिल्ली में होती तो हम यहाँ स्टूडियो में बिठाकर आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम, लेकिन हाँ कोई डाउट ही नहीं। और आपका पास में ही बैठ जाती और आप याद भी कर लेते। चलिए, लेकिन ये कैपिटल फर्स्ट की जो बात हो रही थी, हम सुबह ही बात कर रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि शायद मैं जल्दी पूछ रहा हूँ आपको। पोजीशन उस समय 1% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, 565 के आसपास भाव था बंसल जी। अनिल जी 565 के आसपास था, लेकिन मुझसे नहीं, आपने दूसरे गेस्ट से पूछा था। अच्छा, उन्होंने यही रिप्लाई दिया था कि 585 590 के लेवल्स मुमकिन है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। लेवल्स आपका ये थे, 563 था मेरे ख्याल से कैश के अंदर उस समय। लेकिन जब देखो हमारे गेस्ट इतने बढ़िया हो, अच्छे हो, इतनी मेहनत करके हमारे शो पे आए जैसे सिमी, तो उनको नाराज नहीं कर सकते हम, बराबर है। तो चलिए सिमी, आइए बता देते हैं आपको इस वक्त बजाज फाइनेंस की पूरी स्टोरी। देखिए, ऑलमोस्ट 1900 का लेवल हो गया। आप शायद 1800 कुछ लेवल पे भी इसकी बातचीत हो रही थी। 1900 के ऊपर लेना चाहिए, 1935 1940 के लक्ष्य के लिए। 1880 से आपने कहा था, राइट? बिल्कुल अनिल जी। तो अब क्या करना है? 1940 1944 के टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। 1900 एक अच्छा बेस है, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एक नई पोजीशन ली जा सकती है। बढ़िया। 1943 हो गया। बंसल जी बता रहे थे 20-22 पे 25 रुपये गेन इसी समय। अगर आपने सौदे में पोजीशन बनाई है तो 500 का लॉट है और इसका करीब गेन आपको 30,000 रुपये बन चुका है। शुरुआत ही आज ऐसी धमाकेदार हुई है और आपको देख के अच्छा लगेगा। 1995। This is just wow. 2000.
तो ये है आज का स्टार परफॉर्मर बजाज फाइनेंस। आप देख सकते हैं स्टॉक कमाल दिखाता हुआ 7.5% का बड़ा उछाल, और वो भी तब जब ये कोई मिड कैप शेयर नहीं है, निफ्टी का स्टॉक है। निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद अगर रियल के बाद ये दमदार प्रदर्शन दिखाए तो फिर क्या कहने। बेहतरीन शेयर, और सबने, एक ने नहीं, उधर सिमी, उधर शर्मिला, कुणाल जी, बंसल जी, सबके सब रिकमेंड करते हुए, और क्यों कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश की दिग्गज फाइनेंस कंपनी और इनके एमडी राजीव जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इतने बेहतरीन और शानदार नतीजे पर आपको बहुत बहुत बधाई, और वाकई में आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स बेहद खुश है इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर। ये बताइए कि ये इतनी दमदार परफॉर्मेंस आ कहां से रही है? बिजनेस से ही आ रही है। ओवरऑल आई थिंक अगर आप देखें हमारी प्रेस रिलीज, तो कंज्यूमर लैंडिंग की ग्रोथ 44% थी, एसएमई लैंडिंग की पिछले 4 क्वार्टर में ग्रोथ 15-16% थी, वो 19% पे थी, कमर्शियल लैंडिंग की ग्रोथ 57% पे थी, और रूरल की ग्रोथ 100% पे थी। तो ओवरऑल ग्रोथ बेस को डिनोमिनेटर निकाल दें तो करीब 40% थी। तो काफी राउंडेड ग्रोथ रही है कंपनी की पूरे साल के लिए एंड इवन क्वार्टर के लिए। तो सो दैट्स हाउ आई वुड जी पोजीशन है। जैन साहब, एक ही सवाल है ना, मैं जितने लोगों के पास जाता हूँ, पूछता हूँ, बात करते हैं, एक ही चीज सब लोग आश्चर्य करते हुए, कि कोई कंपनी इस साइज पर साल दर साल 40, 45, 50% कब तक ग्रो कर सकती है और इतनी मजबूती से कर सकती है? तो इस ग्रोथ की बड़ी वजह क्या है? क्या कोई ऐसा आपका बिजनेस मॉडल है, या फिर वाकई में इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है या जिसके चलते कंपनी अच्छी ग्रो कर रही? मैं आपको दूसरी तरह से पोजीशन करूंगा, ये कि बैंक क्रेडिट हिंदुस्तान का 84 लाख करोड़ है, राइट? हम 84,000 करोड़ पे 1% ही बैंकिंग सिस्टम के हैं। बैंक जो सारे प्रोडक्ट ऑफर करता है वो हम एज ए कंपनी ऑफर करते हैं। हम 1322 लोकेशन में हैं हिंदुस्तान की, 1332 लोकेशन में है हिंदुस्तान की जी। तो फिर आप देख रहे हैं कि मैं ग्रोथ दे रहा हूं, और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेरे पास 83 लाख करोड़ का बाजार की अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ 1% आया अभी। स्पिरिट है, वो कंपनी की स्पिरिट है, एंड इट एंश्योर्स की ग्रोथ सस्टेन हो। अच्छा, अब ज्यादा ग्रोथ कहां से आने की संभावना, ये बताइए सर। ओवरऑल ऐसा लगता है कि कंज्यूमर काफी स्ट्रांग है, ब्रॉडर मैक्रो उतना स्ट्रांग नहीं है, माइक्रो आफ्टर डीमोन और जीएसटी के बाद बेटर हुआ है पिछले 4-5 महीने में। तो एंड हम माइक्रो फोकस कंपनी है, तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर एंड एसएमई बिजनेसेस की ग्रोथ एंड रूरल की स्ट्रांग होगी अगले साल में, एंड इन तीनों बिजनेसेस में हम काफी रीजनेबली डोमिनेट करते हैं। अगर लो मार्जिन बिजनेसेस के लिए साल थोड़ा अगला मुश्किल रहेगा, 10 ईयर जी से 7.9, 7.92 पे है, तो मॉर्गेज एक लो मार्जिन बिजनेस है, वो भी हमारी उसकी ग्रोथ भी 26% है, लेकिन और उसकी बैलेंस शीट करीब 25-26% है। तो अगर लो मार्जिन बिजनेसेस के लिए थोड़ा साल मुश्किल लग रहा है, हाई मार्जिन बिजनेस के लिए अच्छा दिख रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के लिए अच्छा दिख रहा है। जैन साहब, अगर इसी स्पीड से आपकी कंपनियां ग्रो करती रही, बैंक्स के लिए कुछ छोड़ेंगे आप? 83 लाख करोड़ है। नहीं, अच्छा, एक चीज इस वक्त है ना, ये तमाम कंपनियों से ये समस्या है, खासतौर से बैंक से एसेट क्वालिटी को लेकर, और अब तो कई बार एनबीएफसी से भी सवाल उठते हैं कि इनकी एसेट क्वालिटी कैसी है, माहौल बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ इस तिमाही में फिर से आपके ग्रोस एनपीए और घटकर आए, जबकि बाकी एनबीएफसी कंपनियों के केस में ग्रोस एनपीए बढ़ रहे हैं। तो ये एसेट क्वालिटी इतनी मजबूत, इतनी बेहतर कर पा रहे हैं, आप ये कैसे कर रहे हैं? तो हमने इस क्वार्टर से ये भी पब्लिश करना चालू किया है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि ओवरऑल स्लिपेज क्या है। अगर आप देखेंगे तो हमारी स्लिपेज पिछले 4 क्वार्टर में लोएस्ट है। पिछले 3-4 क्वार्टर पोस्ट डीमॉन एसएमई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। जीएसटी के स्टेबलाइजेशन, फॉर्चुनेटली ईवे बिल भी ने कुछ डिसरप्शन नहीं किया। मुझे हमारा ऐसा विचार है कि एसएमई लैंडिंग एटलीस्ट, एसएमईज का मुझे उतना पता नहीं, एसएमई लैंडिंग बेटर प्लेस्ड। तो ओवरऑल
जो एनपीए फ्लो स्लिपेजेस थी वो पिछले 3-4 क्वार्टर की सबसे लोएस्ट रही हैं। हमारा पोर्टफोलियो काफी ग्रैन्युलर है और हम उसको और ग्रैन्युलर बना रहे हैं ताकि कोई इवेंट रिस्क कंपनी को रिस्क साइड से डीरेल ना कर पाए। इवेंट रिस्क लाइक कोई इवेंट रिस्क, डीमॉन वाज एन इवेंट रिस्क, जीएसटी इज एन इवेंट रिस्क, सो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो उसका जवाब सिर्फ ग्रैन्युलैरिटी क्रिएट करना ही है और हम कमिटेड हैं कि पोर्टफोलियो को इतना ग्रैन्युलर बनाएं कि इवेंट रिस्क भी हमारे को इम्पैक्ट ना कर पाए। बिल्कुल जैन साहब, आपसे कंपनी पर बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा और बात कर लूँ, लेकिन चूंकि मार्केट क्लोजिंग का थोड़ा सा वक्त है, आज आप भी बिजी हैं रिजल्ट्स में, तो मैं किसी और दिन आपसे बहुत अच्छे से मुलाकात करूंगा। लेकिन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए आपकी कंपनी और आपका ग्रुप जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को जो वैल्यू दे रहा है, उसके लिए आपका शुक्रिया। और ये बेहतरीन नंबर्स आपने पेश किया, जी बिजनेस से बातचीत की, उसके लिए भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जैन साहब। और आइए देख लीजिए बजाज फाइनेंस जो है आज का स्टार परफॉर्मर, किस वक्त जी बिजनेस ने नतीजे आते ही आपको बताया कि ये शेयर है जो इन नंबर्स के दम पर तेज दौड़ लगाने को तैयार है। ऑलमोस्ट 1900 का लेवल हो गया, आप शायद 1800 कुछ लेवल पे भी इसकी बातचीत हो रही है। 1900 के ऊपर लेना चाहिए, 1935 1940 के लक्ष्य के लिए। 1880 से आपने कहा था, राइट? बिल्कुल अनिल जी। तो अब क्या करना है? 1940 1944 के टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। 1900 एक अच्छा बेस है, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एक नई पोजीशन ली जा सकती है। बढ़िया। 1943 हो गया। बंसल जी बता रहे थे 20-22 पे 25 रुपये अगेन इसी समय। अगर आपने इस सौदे में पोजीशन बनाई है तो 500 का लॉट है और इसका करीब करीब गेन आपको 30,000 रुपये बन चुका है। शुरुआत ही आज ऐसी धमाकेदार हुई है और आपको देख के अच्छा लगेगा। 1995 दिस इज जस्ट वाओ। 2000 एक्चुअली वो हमने जल्दी कर दिया था। वाओ वाओ तो अब हुआ है ना? 160 रुपये। अब तो मैंने कैलकुलेशन करना भी छोड़ दिया। ना इसका नाम एक काम करेंगे, इसकी ब्रांडिंग कर दी जाए, कालरा कैलकुलेटर। तुरंत, मतलब एकदम तैयार है, बिल्कुल फटाफट आप कह दें और कालरा जी हमारे कैलकुलेट करके बता दें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स जो एक्शन में, कालरा जी ढूंढे आपने? एक बिल्कुल ढूंढा है, वो हमेशा की तरह अच्छा चलता भी है, वो है हरकुलस होस्ट। अभी इसके अंदर खरीदारी थोड़ी आई है, इसलिए मैं पहले राकेश जी पहले कुणाल जी आपसे पूछूंगा ये क्या करना चाहिए। 2-2.5% है, इसकी तासीर है, ये 8% 10% भी चल जाता है। क्या करना चाहिए हरकुलस होस्ट में? इसके मंगलवार को नतीजे हैं। आपका नाम लेने की देर थी और देखिए किस तरह भाग रहा है। मुझे लगता है देखिए 145 इसके लिए टारगेट हो सकता है अगर इमीडिएट टर्म की बात करें। और थोड़ा सा देखिए लिक्विडिटी के, हमेशा पहले भी हमने चर्चा की है, लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है, तो इसीलिए उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन खरीद सकते हैं, 145 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें 135 का। और आखिरी मिनटों में कुछ कमजोरी जरूर होती दिख रही है और तेजी से मार्केट नीचे आया, अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ रहा है। 10,700 के नीचे अच्छे से धुलाई करके ट्रेड कर रहा है और 26,000 के अहम आंकड़े के नजदीक बैंक निफ्टी पहुंच रहा है। वजह आपकी नीचे स्क्रीन पर $80 का क्रूड, $80। ये आंकड़ा देखने में वो मृत्युंजय बोल के गए ना, तब से गड़बड़ हो गई है ना। 2:30 बजे मृत्युंजय जो बोल रहे थे, लिंक नहीं देते तो काम चल सकता था। हाँ देखिए एकदम 80 का आंकड़ा हम देखना चाहते नहीं है एक्चुअली, यही वजह। जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाइए, क्या वहां पर कमजोरी थोड़ी और बढ़ी है, ये देखना बेहद जरूरी है। डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, नहीं ये तो उल्टा सुधरा है, 30 का घटकर 9 रह गया, लेकिन क्रूड का डर बाजार पर हावी होता दिख रहा है। तो इस डर को भगाने के लिए क्यों ना कुछ खरीदा जाए या बेचा जाए। कुछ भी कर सकते हैं, अगर क्रूड से जुड़ा हो तो खरीद भी सकते हैं। शर्मिला से पूछते हैं। शर्मिला, कच्चे तेल से जुड़े हुए शेयर कोई खरीदने या बिकवाली की राय? खरीदने के लिए, हाँ खरीदना या बेचना, जो भी आपको ठीक लगे। थोड़ा मुश्किल है बिकॉज आई डोंट थिंक। हाँ तो शॉर्ट करवा दीजिए। So I think you can, if you're looking at a crude oil impact, you can short aviation and you can short paint companies. पेंट्स, एविएशन, ऑयल मार्केटिंग वाले तो लगता है मुझे अभी ये कल परसों आजकल में पेट्रोल में टैंक वैंक फुल नहीं करा के रखना, आप तो कभी भी गाज गिर सकती है। हमेशा एक ना रोज ऑफिस घर का चक्कर मारो, रोज टैंक फुल करवा लो, वो ज्यादा ठीक है। पैसे बढ़ने पक्के हैं, अब तो सरकार भी बन गई। अब तो खैर सरकार बन गई, अब तो खैर कोई आसपास हाल फिलहाल में तो अभी कोई चुनाव भी नहीं है। 3.5 साल की ऊंचाई पे पहुंच गए। तो शॉर्ट क्या करना है सिमी बताइए जरा, शॉर्ट क्या करेंगे, इंडिगो या फिर जेट?
जेट तो बैन में है। अगर जेट बैन में नहीं होता तो शायद जेट ही एक बार शॉर्ट करके देख लेते, क्योंकि जेट का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ख़राब हो चुका है। 450 से 455 का रेंज है, उस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकता है। 425 का भी टारगेट आ सकता है, तो स्ट्रक्चर जेट का ही ज़्यादा वीक है। ओके, इस बीच HDFC लिमिटेड ये है वो स्टॉक जो जिम्मेदार है पिछले कुछ मिनटों की कमजोरी के लिए। एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जो पहले ये दिख रहा था कोई इंडेक्स के स्टॉक मजबूत होकर इंडेक्स को गिरने नहीं दे रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कोई स्टॉक कमजोर होकर इंडेक्स को गिराने के चक्कर में। ITC देखिए 2.5% नीचे, टाटा स्टील तो समझ में आता है, HDFC लिमिटेड पिट रहा है, और प्राइवेट बैंक्स जिन पर आपका भरोसा। अच्छा, एक्सिस तो मैं कल भी पूछ रहा था, कल तो आप लोगों ने किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया एक्सिस में, 2% नीचे आया। बंसल जी अब देंगे साथ? ये इस मार्केट की यही खूबसूरती है, किसी दिन कोई सही, किसी दिन कोई सही, किसी दिन दोनों ही गलत वैसा हाल है। बट एनीवे, कल तो मजबूत था। JP एसोसिएट्स की जब से खबर आई थी तब से ICICI और एक्सिस पे दोनों पे दिक्कत होने लगी थी। कल ICICI तो डे लो पे था। अभी भी मेरे ख्याल से कोई एक्सिस का चार्ट खराब तो नहीं हुआ होगा इतना। अनिल जी इतना खराब नहीं है, इतना खराब ICICI बैंक में भी गैप्स बने हुए हैं। इस बीच रिलायंस कमजोर हुआ है। रिलायंस तो कल हम बात कर रहे थे, आखिरी सपोर्ट के नीचे अब वो ट्रेड हो रहा है, वो जो अहम सपोर्ट था। ये सेकंड डे है जब डे लो की तरफ ये बंद होने की, और रिलायंस में डबल टॉप पैटर्न बना है। आपने बोला डबल टॉप 980 पे, 980 पर, और 945 के आसपास चल। याद है? अब बताइए मुझे लगता है 900 के नीचे कब जाएगा? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि बहुत संभावना है। 900 के नीचे की बात तो मैं नहीं करूंगा, मुझे लगता है पहला स्टॉप लॉस या पहला टारगेट 920 होना चाहिए। 920 टूटा तो फिर 900, 920 टूटा तो फिर 900, यानी कि 920 तक तो आ सकता है ना? आ सकता है, बढ़िया। ठीक है, तो इसमें फिर स्टॉप लॉस क्या रखे कुणाल जी? 920 का मतलब 1 मिनट 25 रुपया, 25 रुपया मतलब 2.5%, 2.5% मतलब निफ्टी कितना? 2% तो मिनिमम, 2% निफ्टी का मतलब हो सकता है कोई बचाने के लिए आ जाए तो आप नेट में 1% कर सकते हो। अच्छा, 1% तो 10,600 की निफ्टी ठीक है। मुझे निफ्टी 10,600 ना तोड़े तब तक समस्या नहीं, 10,600 के नीचे जाएगा तो दिक्कत ज्यादा है फिर। लेकिन तब हो रहा है जब ये कच्चा तेल $80 का हो गया, उसके बावजूद रिलायंस डे लो पे बंद करना, ये भी अपने आप में नोटिस करने वाली बात है। ऐसा अमूमन होता नहीं है। कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? स्टॉप लॉस इसका 953 होगा, जो आप पूछ रहे हैं। 953 है, ठीक है। 953 का एक स्टॉप लॉस बनता है इसमें। 920 आप कह रहे हैं इसका पहला टारगेट है, 920 तक का पहला टारगेट है इसके अंदर। ठीक बात है। लेकिन आज आरकॉम ने 50% के आंकड़े को पार कर लिया, अभी 51% हो चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आके ट्रेड कर रहा है। ज्योति लैब एक और शेयर है, इसने आज 20% के सर्किट लगा दिया। आज रिपोर्ट भी आई थी और मेरे को याद है कुछ समय आप कह भी रहे थे कि रिपोर्ट अलग है। राकेश जी, अब अपने लेवल्स भी आप दे रहे थे आज ज्योति लैब। मैंने डिम्पी जी यहाँ 500 रुपीज के टारगेट दिए हैं, मुझे लगता है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। आज तो सर्किट ही लग गया सर 20% का ज्योति लैब पे, सुबह रिपोर्ट भी थी इस पे। बंसल जी एक चीज बताओ, 6 महीने के लिए बोला था ना तो आपने ये 6 घंटे में कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा चार्ट है जो बताए 6 महीने का काम 6 घंटे में हो जाए? देखिए अनिल जी, मैंने सिर्फ इसको इसलिए चूज करा था, जो सुबह शेयर भी करा था कि स्टॉक 2 साल से चला नहीं है, ठीक है, और एक बड़ी रेंज से क्लियर कट ब्रेकआउट के संकेत थे। ठीक है। अब अनिल जी, बीइंग एनालिस्ट हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है, तो एक ना स्टैंडर्ड कौन रखता है सर? 6 घंटे और 6 महीने में कितना फर्क है? बीच में 6 दिन भी आते हैं, 6 हफ्ते भी आते हैं। नहीं अनिल जी, सुबह 2 घंटे आपके साथ दोपहर को तो कभी भी आप पकड़ सकते हो। तो लेकिन आपको एक चीज बताऊं, आपने जैसे रिकमेंड किया तो मेरे दिमाग में ये तो आ गया, मैंने कहा यार आज ये बंसल जी कैश मार्केट का स्टॉक सुबह सुबह बोल रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक में कुछ तो दम है। रिजल्ट देखे फिर हमने तुरंत सबसे पहले जी बिजनेस पे मैनेजमेंट से बात कर ली और समझ लिया भाई कि कंपनी का आगे का आउटलुक कैसा है। और देखिए लगभग 10:30 बजे के आसपास, वो आप चार्ट देखिए, 10:30 बजे के आसपास मैनेजमेंट से बात हुई है और उसके बाद जो स्टॉक भागा है, पहले वाला जो है वो सारा क्रेडिट आपका है सर बंसल जी, उसके बाद जो भागा है वो जी बिजनेस का क्रेडिट है कि देखिए मैनेजमेंट से बात करने के बाद 20% का ऊपरी सर्किट, गजब है। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स बड़े तगड़े तेज दौड़ लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छा मजबूत दिख रहा है। एक बार इस पर आप भी राय दीजिए, 20% तो बढ़ चुका है, गुंजाइश तो ना खरीदने की है ना बेचने की है, लेकिन शर्मिला जिन लोगों के पास है शेयर वो टारगेट क्या रखें? नहीं, ये काफी अच्छा स्टॉक है और वो जो उनका ब्रांड है उजाला,
यू नो दैट हैज अ वेरी गुड पैन इंडिया प्रेजेंस, फिर वो अलग अलग कैटेगरीज में भी जा रहे सो और पैन इंडिया प्रेजेंस भी बना रहे, तो इट्स अ वेरी डिसेंट और गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि आज के आपकी बातचीत मैंने मिस की, बिकॉज इट वुड हैव बीन रियली इंटरेस्टिंग टू हियर व्हाट द मैनेजमेंट वुड हैव टू से। और जिस तरह से सभी एफएमसीजी कंपनीज से इंडिकेशन मिला है कि काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है उन्होंने। आप तो शर्मिला जी सुनिए मेरी बात, गुड वॉल्यूम ग्रोथ फ्रॉम दिस एज वेल। आप तो है ना सिर्फ जे बिजनेस लगा के रखिए दिन भर, आप कुछ मिस नहीं करेंगे न मार्केट का नहीं, वही मैं कहने वाली थी आपको पहले, बट आपने मुझे अच्छा याद दिलाया जब सिमी ने आपको कहा कि हमें भी याद करिए, गोइंग टू से दैट व्हाई डोंट यू एक बार आप सिमी को और मुझे खास अब दिल्ली बुलाइए। अरे मोस्ट वेलकम, क्या बात है, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आप तो प्लान बनाइए और मुझे डेट दे दीजिए, बाकी सब अरेंजमेंट में करवा दूंगा। 100% मोस्ट वेलकम। और अच्छा ये जो इनविटेशन है न सिर्फ सिमी और शर्मिला जी के लिए है, बल्कि हमारे जो भी एक्सपर्ट चैनल पे आते हैं, जो भी आकर दिल्ली में मेरे साथ डिम्पी के साथ स्टूडियो में शो करना चाहें, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और कल ही देखिए आशु मदान साहब दिल्ली में जनरली वो ओबी पर इंटरव्यू करते हैं, वो खुद बोले नहीं मैं स्टूडियो में आके करूँगा, उसका मजा लगे, तो इसका तो फायदा हमें ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल आप प्रोग्राम बनाइए, हम आपको जरूर बुलाएंगे, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। चलिए तो जैसे आप कच्चे तेल की बात बोल रहे थे ना, एक गैस वाले शेयर पे मेरी नजर गई और आईजीएल को आपको मैं दिखा सकता हूँ। आईजीएल का आवरली चार्ट आप दिखाएंगे ना, आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आईजीएल ये इंट्राडे बेसिस पर और ये निचले स्तरों से इसमें रिकवरी आना शुरू हो गई है, ये 4 रुपये ऊपर आ गया। क्या इसको BTSTT की कैटेगरी में डाल सकते हैं कुणाल जी आईजीएल? देखिए डिपी, हालांकि देखिए कुछ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे कंफर्ट इसलिए नहीं है कि बिल्कुल ओवरहेड रेजिस्टेंस 277 पर नजर आती है, तो मैं इसमें फिलहाल इन स्तरों पर एक बार के लिए वेट एंड वॉच करूंगा। थोड़ा सा और मोमेंटम बने तो डेफिनेटली बात करेंगे। 277 के ऊपर निकला तो फिर 290 तक का मूवमेंट इसमें बन सकता है। किस लेवल के ऊपर? 277 फ्यूचर का लेवल है। फ्यूचर का 277। ये हमारा मार्केट के मंत्रिमंडल में ऑयल मिनिस्टर था ना ये शेयर। हाँ। कल हमने कुणाल जी जो शो किया था मार्केट का मंत्रिमंडल, उसमें ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान साहब की, उसमें से हमने ऑयल मिनिस्टर इसको बनाया था। तो इसको बढ़ने दो आप, रोको मत प्लीज। नहीं मैं खुद कह रहा हूँ नहीं, 277 के ऊपर निकला तो 290 और फिर 295, लेकिन 277 पार हो तो ज्यादा कन्विक्शन के साथ आएगा। फ्यूचर में क्या चल रहा है डिम्पी? 273 निकलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा बहुत दम कुछ फार्मा के शेयर्स भी लगा रहे हैं, सन फार्मा में थोड़ा बहुत ऊपर आया, लेकिन ये 500 के अभी भी नीचे है, तो थोड़ा है मुश्किल इसके अंदर। अब पता नहीं किस तरह से ये ट्रेड करके जाएगा। अच्छा, इक्का दुक्का शेयर में आज ग्रेनुल्स इंडिया को भी आप देख सकते हैं, मिड कैप फार्मा में ये अच्छा चला है, आज 6% ऊपर। कल मैं पूछ ही रहा था आपसे BTST परसों, ये तो स्टॉक तैयार है भागने के लिए, तब 94-95 था भाव, अब आज से 102 हो गया। और आज तो जी मेरा BTSTT का ऑयल इंडिया का 244 का टारगेट अचीव हो चुका है, 243.90 का हाई है ऑयल इंडिया। 244 बता रहे हैं, हाँ 244 247 दो से बाकी है सर। अनिल जी ये 50% का ग्रेस मार्क दे रहे हैं डिम्पी जी आपके पड़ोस में। 10% तो हो गया। कुणाल जी दे दें क्या? दे दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए भाई, कुणाल जी भी कह रहे लगा दीजिए। ऑयल इंडिया 244 पहला टारगेट अचीव ऑयल इंडिया का। नहीं एक्चुअली अच्छा कैश में आप कैश के हिसाब से फ्यूचर में तो 244 हो भी चुका है। चलिए टारगेट अचीव ये हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। ओके, ONGC थोड़ा एक्शन में है, कुछ है दम कुणाल जी या छोड़ दें? ONGC में देखिए मूवमेंट जरूर आ रहा है अनिल जी, लेकिन मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस 190 पर है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन 190 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो फिर 196, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए शेयर में वेट करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ एक और मिड कैप की जगह एक्चुअली में आज ना मिड कैप में ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। आज जब आप 5 बड़ी बातें पढ़ रहे थे उसमें भी था ग्रेफाइट, और देखिए ये भी 6% ऊपर है 821 पे। सिमी जरा आप इसके चार्ट देखिए ग्रेफाइट इंडिया के 821 पे, ये महंगा है या फिर अभी भी लिया जा सकता है? डिम्पी इस स्टॉक में मैं बुलिश हूँ और मुझे ये स्टॉक महंगा नहीं लगता है, इसलिए मेरा जो नज़रिया है और मैं जो इसको पोर्टफोलियो में मेरे पास मैंने होल्ड किया है, मैं रखने वाली हूँ और कोई भी डीप मिलता है तो खरीदने वाली भी हूँ। अच्छा रिजल्ट किया है, उसके बाद कंसोलिडेशन मोड से बाहर आ गया है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई टेंशन लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना ही चाहिए। ओके, कच्चा तेल जो $80 के आसपास, तो एक जो सुराग दिया मुझे शर्मिला जी ने, उस सुराग से मैं थोड़ा सा भी डेटा देख रहा था। 2 स्टॉक एकदम शॉर्ट है, क्लियर कट, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, दोनों शेयर आप लाइए सामने, एशियन पेंट और बर्जर पेंट। क्यों?
क्योंकि एशियन पेंट्स के लिए कच्चे तेल के दाम बढ़ना मतलब रॉ मटेरियल को सीधा सीधा बढ़ना है। एक तो क्रूड की वजह से, दूसरा जो है वो टाइटेनियम ऑक्साइड, ये है एक इनके काम में आने वाला रॉ मटेरियल जिसके दाम सीधे सीधे क्रूड के दाम से ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर। तो टाइटेनियम ऑक्साइड और जिस हिसाब से ये क्रूड बढ़ा है, इनके कम से कम 11% जो इनके मार्जिन पे है उस पर हिट आएगा, जो इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको देखते हुए। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इनके लिए पास ऑन करना थोड़ा मुश्किल काम है इस तरह का। तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स फंडामेंटली एक सेल हो सकता है क्रूड और टाइटेनियम ऑक्साइड के दाम बढ़ने की वजह से। इससे पहले आप कुणाल जी चार्ट आपके तैयार है या एक बार मैं फिर से पहले पूछूं शर्मिला जी को? तैयार है चार्ट? बिल्कुल तैयार चार्ट। तो बताओ, शॉर्ट करना है? देखिए शॉर्ट करना चाहिए बर्जर पेंट, तो बताइए। दोनों में अगर चुनना हो तो बर्जर पेंट चुनना चाहिए। चार्ट थोड़ा कमजोर हुआ है, 280 के नीचे निकला है, ये मैं फ्यूचर के लेवल्स बता रहा हूं। मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए। 282 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 276 का, जो कि मुझे लगता है आज या कल में आना चाहिए। 276 टूट गया तो फिर 272। BTST में लगाना है कि वैसे ही देना है? देखिए BTST में भी लगा सकते हैं। लगाओ, एक मिनट। 276 पहला टारगेट, 276 बर्जर पेंट, हाँ पहला। और 272 दूसरा लक्ष्य। 272 स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 281 का रखिए। 282 का है। और ये कुणाल जी का फ्यूचर का लेवल बर्जर पेंट्स। बंसल जी आप एशियन पेंट्स बताओ। देखिए अनिल जी, पेंट्स में अगर शॉर्ट करना है तो मैं भी बर्जर पेंट के साथ ही जाऊंगा। हालांकि एशियन पेंट करेक्शन स्टॉक दिखा सकता है, बट टेक्निकली जो है बर्जर पेंट थोड़ा सा वीक लगता है एज कम्पेयर टू। नहीं, बर्जर तो ही मैं बताऊं आपको, एशियन पेंट्स करना चाहिए। क्यों बताऊं? कंटिन्यूस बढ़ा है रिजल्ट के बाद। हाँ, इसमें एक दिक्कत है, मैं बताता हूं क्यों। देखो पी मल्टीपल वगैरह में तो सब महंगा। अभी क्या हो रहा है, आप एक चीज देखिए, बड़े बड़े क्वालिटी स्टॉक्स की भी एक एक की पकड़ के धुलाई हो रही है। हाँ। हर स्टॉक को एक एक नंबर से, आज इसका 2%, आज इसका 2%। देखा आप देखो ना, हिंडाल्को, UPL, ITC, एक्सिस, HDFC, BPCL, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, लंबी लिस्ट है जो 2% जा रहे हैं। तो ये भी जाने की तैयारी में है सर। बर्जर तो ही, बर्जर तो कुणाल जी ने बोल दिया, आप नया बोलो एशियन पेंट्स। अनिल जी, एशियन पेंट्स में तो एक ही चीज है कि ऊपर में 1332 अभी का ऑल टाइम का हाई है कल का, और वो हाई आज के दिन भी ब्रीच नहीं हुआ है। तो अगर बढ़ते क्रूड की वजह से शॉर्ट करना है तो फिर एशियन पेंट्स के अंदर स्टॉप लॉस जो है 1330 का ही बैठता है। ठीक है। और एक बार स्टॉक 1300 के नीचे निकलेगा तब यहाँ पे 1267 1270 के लेवल्स देखने कल हो जाएगा सर, चिंता न करें। ठीक है। इस बीच आरकॉम ये तो सर तोड़फोड़ करके आगे निकले जा रहा है। कुणाल जी अब क्या करें? अनिल जी, सिर्फ 65%। मैं अनिल जी अपडेट देता हूं आपको। बताओ। मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट था आरकॉम में, बट चूंकि वोलाटाइल स्टॉक है अनिल जी, यहाँ लेवल था 16 रुपए 10 पैसे का, और उसके ऊपर बाइंग एक बार को पड़नी थी, वो बाइंग इसमें आ रही है, और ये बाइंग जो है ना इसको 80% भी ऊपर ले जा सकती है। बट जिस तरीके का स्टॉक है, रैली को मतलब कितना, ₹1.25 और ₹1.5? नहीं अनिल जी, मतलब 2, 2.5, 18, 19 रुपए भी स्टॉक जा सकता है। 16 रुपए 10 पैसे की एक मान्यता है यहाँ पर, और 16-10 का स्टॉप, ₹1 नीचे का स्टॉप लॉस। नहीं अनिल जी, उसके ऊपर तो ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, हाँ, मतलब कि तो आपके, हाँ अनिल जी थोड़ा सा, एक मिनट, बैन में है, कैश में डिलीवरी में लेना है, बताइए। बैन से आज बाहर तो निकलेगा पक्का है। 11.5% ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है, बैन से बाहर तो निकल जाएगा ये। हिम्मत कर लेना सर। देखो आप आरकॉम रिकमेंड कर रहे हो, लोग बहुत याद करेंगे। देखिए अनिल जी, मेरी रिकमेंडेशन इस बाजार के अंदर भी खरीदने के लिए इक्विटास और उज्जीवन के साथ है। नहीं, मैं तो सर ऐसे टफ सवाल पूछूंगा, आप अपनी ओपिनियन बदलिए मत। नहीं, अगर आपको लगता है खरीदना है ट्रेडिंग के लिए बताइए। ट्रेडिंग के लिए अनिल जी, मैं सिर्फ लेवल दे रहा हूँ क्योंकि लॉट साइज भी बड़ा है। ठीक है, तो एक काम करिए वंशी जी, बताइए कि जिन लोगों के पास है वो क्या स्टॉप लॉस लगा के रखे, डिलीवरी वाले जो फंसे हुए लोग हैं। फंसे हुए लोग हैं अनिल जी, यहाँ पर जो एक स्टॉप लॉस बैठता है वो 14 रुपए 85 पैसे का स्टॉप लॉस है। एक चीज मैंने नोटिस की इतने सालों में कि कई बार होता है कि हम कुछ शेयरों से बात करने से परहेज करते हैं, ये कमजोर वाले। अब लेकिन अगर आरकॉम हम चर्चा नहीं करेंगे तो किसका भला कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कोई फंड के पास आरकॉम बचा हुआ है तो सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हीं के हाथ में है। तो अगर हम उनको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, ये बोल के ये खराब है, ये तो खराब है, लेकिन खराब भी तो 60% बढ़ा हुआ है। 60% है तो फिर है, खराब तो है लेकिन 60% बढ़ा। जिनके पास अनिल जी पड़ा हुआ है ना, आज 2.25 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ उनको, जिनके पास पड़ा हुआ है। अनिल जी इसमें एक चीज है, पीसी ज्वेलर उन्होंने देखा था ना, एक बड़ा अपमूव उछाल आया था। जैसे जब कुणाल जी ने निकाला था उसको 95 रुपीज से 180 रुपए गया था, ऐसा उछाल यहाँ पर भी आया था। उसको यूज करना चाहिए निकलने के लिए। ऊपर में अगर 19-20 रुपए के भाव मिलते हैं तो उन भाव के आसपास टोटल ऑफलोड कर देना चाहिए इसको। बिल्कुल। और तो ये है
इस वक्त बाजार बंद होने की तैयारी में, लेकिन कच्चा तेल $80 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको सब बताएंगे, लेकिन मृत्युंजय के पास जाएंगे उससे पहले हम मार्केट बंद करेंगे। 2, 2.5, 3 मिनट पर आए और जिस तरह से कच्चा तेल तेजी से बढ़ रहा है, हम सोचें जल्दी से ये बंद हो और जल्दी से हम मृत्युंजय की तरफ जाए, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन कुल मिला के बर्जर पेंट आपका टारगेट हिट हुआ है क्या 276? एक बार देखा जाए, बचा हुआ है 276 का टारगेट तैयारी। ओके ठीक है, चलिए तो ये है स्टॉक आपके सामने एक्शन में। लेकिन कमजोर क्वालिटी के शेयरों में जो बड़ा उछाल दिखा है उसमें आर नेवल 32% मजबूत हो चुका है। शर्मिला जी, ये हो क्या रहा है अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में? अचानक से क्या सारी कंपनियां चल पड़ी? मुझे तो जैसे कि आप कह रहे थे कि बेस्ट लेफ्ट टू ट्रेडर्स टू डिस्कस, क्योंकि कुछ इस तरह की अच्छी राय बनेगी नहीं इन शेयर्स में, क्योंकि कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है कि जो चीजें बदली है कि इस तरह की रैली आए। लेकिन ये इस तरह के वो क्या कहते थे डेड कैट बाउंस, उस तरह की ये चीजें हो सकती है कि इस तरह के बाउंसेस आपको स्टॉक में मिले, बट फंडामेंटली रियली नथिंग टू रिकमेंड। मुझे लगता है कि जो 2 स्टॉक्स आप पहले बात कर रहे थे, दोस लुक एक्सट्रीमली गुड ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, दैट इज HEG और ग्रेफाइट, क्योंकि जो ग्रेफाइट की स्टोरी है वो अभी भी बहुत तगड़ी स्टोरी है, और जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी है और जिस तरह के अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नए प्राइस पर होंगे, सो दीस स्क्रिप्ट्स हैव अ लॉन्ग वे टू गो अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक स्टॉक SRF, इस पे पूछना है क्योंकि रिजल्ट के पहले बंसल जी ये वोलेटिल, आप सुबह बोल भी रहते कि यार रिजल्ट के दिन थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है, खुला फ्लैट था। मैं इसीलिए पूछा था, वो 2250-60 के आसपास, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये ऊपर जाएगा नीचे, जो ऊपर भी गया नीचे भी आया, वापस 2250 हो गया। इसमें क्या किया जाए रिजल्ट के पहले? देखिए, या कुछ ना करें अनिल जी, कुछ नहीं। देखिए, जैसे सुबह सुमित जी थे साथ में, तो 2200 रुपए की एक सपोर्ट की बात हो रही थी, और अब लगता नहीं है, मैं तभी बोला था कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, और टेक्निकली कोई ब्रेकआउट भी इसके अंदर देखने को नहीं मिला है, इसको मेरे समझ से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, और इस बीच एक और आंकड़ा आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और वो ये कि हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, इसका मार्केट कैप ITC से बढ़ गया है, और इसलिए नहीं कि आज HUL का बढ़ा है, आज ITC का ज़्यादा गिरा है। ITC 2.5% कमज़ोर है, तो HUL अब FMCG कंपनी में नंबर 1 कंपनी बन चुकी है मार्केट कैप के लिहाज से। ये आपके लिए ध्यान रखने के लिए एक आंकड़ा हमने आपको बताया। चलिए करें आज की पारी की खत्म करें, अब 30 सेकंड है, 30 सेकंड से तो बता दें। 10,675 जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल था, लगभग उसके आसपास क्लोजिंग होती हुई दिख रही है बाजार की। निफ्टी बैंक अभी भी 26,000 के नीचे बंद नहीं होता दिख रहा है। 26,090 ये 6 दिन पहले का क्लोज है, 26,090 के आसपास का ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं शायद क्लोजिंग उसके आसपास ही होती दिखे। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन कंपेरेटिवली कम कमजोर हुआ है, सिर्फ 90 अंक गिरा है। सेंसेक्स 250 अंकों से ज़्यादा के नुकसान के साथ बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। तो कमजोरी है, लेकिन पैनिक जैसा मामला नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हम आपको बताएंगे कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन रही, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स तो मजबूत दिख रहा है, 5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। इसका मतलब क्लियर है कि जो कुछ भी अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी हुई, जो कुछ भी कमजोर क्वालिटी के शेयरों में खरीदारी हुई, उसका फायदा इन मिलता हुआ दिख रहा है इंडेक्स को, राइट? बिल्कुल। और आज निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है वो 26,097 पे करीब 84 पॉइंट गिरावट के साथ था, और सेंसेक्स भी करीब 265 अंक नीचे है। लेकिन आज का जिसे कह सकते हैं ना कि सुपरस्टार क्लोजिंग में एक तो बजाज ग्रुप के बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, और दूसरा ADAG, इनके शेयर्स आज जमकर चले, बेहतर चले। कुछ नंबर्स का रिएक्शन रहा और कुछ, और दूसरा एक कमजोरी वाला फैक्टर, हमको $80 का क्रूड भी मिल रहा है। तो अनिल जी एक बार ये समझना होगा मृत्युंजय से कि $80 का जो समय क्रूड है ये कितना और बढ़ सकता है अभी। मृत्युंजय बताएंगे जरा आप अपडेट। बिल्कुल डिम्पी, और इस वक्त की बड़ी खबर है, नवंबर 2014 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा है। और आपको बता दें कि 2018 में अब तक ब्रेंट क्रूड में करीब 20% की तेजी आ चुकी है, और एक साल में करीब 60% दाम बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है डिम्पी की, और जो सबसे पहले जी बिजनेस ने बताई थी दर्शकों को, जब ईरान और अमेरिका का तनाव बढ़ रहा था और जब इस बात की आशंका बनी थी कि अमेरिका ईरान से परमाणु समझौता तोड़ सकता है, तो उसी वक्त हमने ये बताया था, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये बताया था कि ब्रेंट क्रूड का भाव इस तनाव के बाद अगर अमेरिका समझौता तोड़ता है ईरान के साथ, तो $80 के ऊपर जा सकता है। आज वो टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है, और जानकार ये मान रहे हैं कि यहाँ पर बाजार थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन $80 के ऊपर मार्केट का टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है, जो ओपेक देशों के लिए चुनौती है। हालांकि सऊदी अरब ये चाहता है
कि अरामको के आईपीओ से पहले ब्रेंट का भाव $100 तक चला जाए, लेकिन जो ऑयल मार्केट के जानकार हैं, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये लेवल शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी ग्लट के हालात बने हुए हैं। शेल ऑयल का उत्पादन अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है, जो ओपेक देशों के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। ठीक है मृत्युंजय, ये शुक्रिया ये जानकारी हमको देने के लिए। शर्मिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिमी आपका भी शुक्रिया, राकेश जी आपका शुक्रिया और साथी कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक्शन तो खत्म नहीं होना ना, सवाल ही नहीं, शुरू हुआ है। और वो शाम का एक्शन शुरू 4:30 बजे, 6 बजे और रात को 8 बजे। ये 3 टाइम ऐसे हैं जो डिस्कशन, बाकी तो बुलेटिन और दूसरे शो होते ही हैं, लेकिन ये 3 खास कार्यक्रम आपको जरूर देखने चाहिए। 6 बजे तो अच्छा, मैं एक चीज पूछूं आपसे कि 20 गुना महंगा प्याज अगर आपको खरीदना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। यही हो रहा है आपके साथ, आपको पता भी नहीं। 16 रुपए है भाव रिटेल में, और मालूम है किसान क्या भाव में प्याज बेच रहे हैं? 50 पैसे किलो। इनफैक्ट कई जगह तो किसान प्याज फेंक रहे हैं, यह हालत है। वहाँ 50 पैसे किलो में बिक रहा है और रिटेल के पास आते आते 40 गुना। तो ये प्याज रुला रहा है। ये कभी सरकार को रुलाता है, सरकार गिराता है, गिर जाती है, कभी किसान को रुलाता है, कभी कंज्यूमर को रुलाता है। तो इस वक्त किसान को रुला रहा है, लेकिन साथ साथ वो फायदा कंज्यूमर को होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो ये खास पेशकश देखिएगा प्याज पर हमारी आज शाम को 5:30 बजे, मेरे ख्याल से 6 बजे माफ कीजिएगा, ये 6 बजे 8 से 9 बजे कर्नाटक के चुनाव पर जो कुछ भी अब सरकार बनी है, जो कुछ भी आगे डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं, वो एक बड़ा इसका टाइटल देखिए, शाह की शहर कांग्रेस को मात। कैसा लगा? बहुत शानदार, जोरदार है ना? बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताऊं, आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? बंसल जी, आपके पास भी कुछ है क्या? फोन कौन सा है? कोई आईफोन यूज करता है? आप ही करते हैं? दोनों आईफोन 10 भी है आपके? एक्स? अच्छा नहीं कर रहा हूँ। गजब कर रहे हैं, मेरे जैसे सीए मारवाड़ी से उम्मीद रखे। लेकिन हाँ, जो लोग आईफोन यूज करते हैं, आईफोन 10 ने तो इस बार पैसे देके फंस गया थोड़ा, मतलब ज्यादा महंगा ले लिया। लेकिन अगर आपको कोई फोन खरीदना है आईफोन जैसा, तो आईफोन वाला जो फोन है आपको आधे दामों में अगर मिले और वो सारे फीचर्स आईफोन के मिले तो कैसा लगे? तो ले लेगा आदमी। OnePlus का 6R, ये 4:30 बजे शो देखेगा। अगर आपको फोन खरीदना है, खरीदने का मन बना रहे हैं, या अगर आईफोन जैसा ही फोन आपको चाहिए, तो ये एक्सक्लूसिव शो जरूर देखेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये सारा एक्शन है जी बिजनेस पर, बाजार बंद होने के बाद भी। फिलहाल मुझे और ड्यूटी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।